बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़ आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई ना, टाइमली हो जाएगी अपलोड। एपिसोड में थोड़ी बिजी थी, तो पढ़ते हैं मने आशिक कल्ब यार हस्तम रिटन बाय अरीत शाह की 5th एपिसोड। उससे पहले अगर आपने में से किसी ने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मुझे लगता है कि मुझे तेज़ बोलने की आदत है, तो मैं कहीं कहीं बहुत तेज़ हो जाती हूँ, तो काइंडली कोशिश मैं करूँगी कि मैं थोड़ा सा स्लो रीड किया करूँ। लेकिन जहाँ पे मैं तेज़ हो जाऊँ ना, आपने वीडियो की क्वालिटी में जाके ना, वीडियो की सेटिंग्स में जाके उसकी वो कर देनी है, स्पीड स्लो करके पढ़ लिया करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी एफर्ट करूँगी इसको थोड़ा सा स्लो बोलने में। तो वैसे वॉल्यूम वाइज स्लो नहीं, मतलब धीमा नहीं, स्लो स्लो बोलने में, ठीक है, रीड करने में। तो आइए पढ़ते हैं मने आशिक कल्ब यार हस्तम रिटन बाय अरीत शाह की 5th एपिसोड। देखो बेटा, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है, लेकिन मुझे तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है। मेरे बेटे ने बहुत घटिया काम किया है और इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है। मुझे अंदाज़ा हो गया था राहील किस तरह की सोबत में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इन सब बातों को ये समझ कर नज़रअंदाज कर दिया कि राहील समझदार है, कभी भी अपनी हद पार नहीं करेगा। लेकिन मैं गलत थी, मैंने बहुत गलत किया, घर में किसी को भी ये बात पता न चलने दी। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। न जाने कहाँ मेरी तरबियत में कमी रह गई कि राहील इन रास्तों पर निकल गया। मैं जितना खुद को मलामत करूँ कम है। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने अपने लबों पर ताला लगा लिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। राहील को पुलिस पकड़ कर ले गई है। छोटे बच्चों में नशे की लत लगाने के जुर्म में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और हम में से कोई भी इसे छुड़वाने नहीं जाएगा, क्योंकि जावर ने मना कर दिया कि अगर खामोशी से वो अपने सारे जुर्मों को कबूल कर लेता है तभी इसके लिए कुछ बेहतर होगा। जावर ने मुझसे कहा है कि इसके घर का कोई भी इंसान 48 घंटे से पहले से मुलाकात नहीं कर सकता, और 48 घंटों के बाद जब वो इसे मिलेगा तो वो इसे समझाएगा कि वो अपने जुर्मों को कबूल करके इन लोगों को अपनी टीम के खिलाफ इन्फॉर्मेशन दे। अगर इसने इसकी बात मान ली तो जल्द ही घर वापस आ जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लोग तुम्हारी ज़ात पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि गलती चाहे मर्द की हो, सवाल हमेशा औरत की ज़ात पर बनती है। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक फ़ैसला किया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारा इनका आज ही करवा दूँगी। वो इसे देखते हुए कह रही थी, जबकि वो खामोशी से इन्हें सुन रही थी। इसने राहील के लिए भी इनकार नहीं किया था, तो यहाँ क्या जवाब देती। ये मुझे लगता है जावर साहब बलि का बकरा बनेंगे। अब ये देखना ये है कि ये बलि का बकरा ही बनता है या कोई दरीना ख्वाहिश पूरी होती है। बड़ा उस दिन लगा हुआ था ना, सैरविश को फॉलो करो, अपनी बहन को कह रहा था। तो देखते हैं क्या आता है आगे चल के। इसके लिए इसका सब कुछ वो शख्स था जिसके वो निकाह में जाती। तो क्या फ़र्क पड़ता था कि वो राहील है या फिर कोई और। मुझे कोई इतराज़ नहीं फुप्पो, आपका हर फैसला मेरी सर आँखों पर। लेकिन वो कौन होगा जो मुझे जैसी लड़की से शादी करना चाहेगा जिसकी दुल्हा ही शादी के दिन गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया है। वो जानती थी कि राहील कुछ तो गलत करता है। एक दिन इसने खुद भी इसे नशा करते हुए देखा था, लेकिन इसने कहा था कि इसे आदत नहीं है। इसे हरगिज़ अंदाज़ा ना था कि वो इतना आगे जा चुका है। इसे ये सारी बातें जानकर बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का सुकून भी था कि जो गलत काम वो कर रहा है अब रुक जाएगा। जीती रहो मेरी बच्ची, तुम यही रुको, मैं आती हूँ भाभी से बात करके। जोया मेरी जान, तुम इसके पास ही रहना। वो जोया को देखते हुए बोली तो वो इसके पास बैठ गई, जबकि वो कमरे से निकल चुकी थी। फुप्पो के किए गए थोड़ी देर हुई थी जब इसे साथ वाले कमरे से आवाज़ें आने लगी। वो उठकर दरवाजे के पास चली गई। इसे दूसरी तरफ से क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा खुला था, जबकि वो वहीं दरवाजे पे ही खड़ी होकर इन लोगों की गुफ्तगू सुनने लगी। क्या हो गया आप लोगों को? क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा? ओ कम ऑन मैम, ये लड़की जो किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकती, आप लोग इसे मेरे गले बांध रहे हैं। वो एक नज़र दरवाजे के पास खड़ी सहरविश के हसीन चेहरे की जानिब देखते हुए बोला। इस बात में कोई शक नहीं, को बेहद हसीन थी। अगर इसे इस खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके हुस्न से जावर को कोई लेना देना नहीं था। अच्छा जी, अब ये अल्फाज याद रखना, सारी चीज़ें जावर दी याद रखना। आगे जाकर जावर ने जो, मुझे लगता है ये भी जाने वाली दिन ना रिकॉर्ड कायम करने वाला है। वो एक ऐसी लड़की का ख्वाहिशमंद था जो इसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात इसके सामने कह सके। लेकिन सहरविश इसके सामने क्या बात करती, वो तो इसकी तरफ देखती भी नहीं थी। ये जावर साहब, कहीं आप जुबारिया की ख्वाहिशमंद तो नहीं है? बताओ, अभी उसका साथ निकाह करवा देते हैं आपका। जावर बेटा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। राहील को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, बच्ची बदनाम हो जाएगी। ये 3 बच्ची है, बेचारी कहाँ जाएगी? सहर दूर खड़ी तायम्मी को अपने ही बेटे की मिन्नतें करते हुए सुन रही थी। वो कभी इसके सामने हाथ जोड़ रही थी तो कभी इसकी मिन्नतें कर रही थी, और इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो तायम्मी को इस बेहिस के सामने ये करने से रोकती। वो खामोशी से अपनी ज़ात का तमाशा बनते देख रही थी। इससे पहले कि तायम्मी इसके पैर पकड़ती, वो बोल उठा, फ़ाइन, ठीक है, कर रहा हूँ निकाह आपकी लाडली से, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे कहे कि अभी और इसी वक्त मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे कि ये मुझसे निकाह करना चाहती है। वो शर्त रख रहा था या मजाक उड़ा रहा था, सहर को अपनी किस्मत पर रोना आया।
सहर जाकर ना चपेट मार दे। यहाँ इसकी ज़िंदगी सवालिया निशान बनी हुई थी और ये शख्स इसका मजाक उड़ा रहा था। अम्मी ने हैरानगी से इसकी फजूल शर्त सुनी। बेटा ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, मेरी जान, समझने की कोशिश करो, वैसे समझाते हुए हल्कान हो रही थी। ओके फाइन मॉम, कर रहा हूँ मैं ये निकाह, लेकिन आपने मेरी पहली शर्त नहीं मानी तो आप दूसरी माननी पड़ेगी। और मेरी ये शर्त है कि मैं इस डरपोक और बुज़दिल लड़की को सारी ज़िंदगी अपने साथ नहीं घसीट सकता। मैं ये निकाह सिर्फ 3 माह के लिए कर रहा हूँ। अगर इन 3 महीनों में मुझे ये लड़की इस काबिल लगी कि मैं इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार लूँ, जिसके चांस नहीं है, तो ठीक है, वरना मैं 3 माह के बाद इसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीऊँगा और बाद में इस बात पर कोई भी एतराज़ नहीं उठा सकता। आपके शौहर ग्राम भी तो हरगिज़ भी नहीं। वो इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो इसकी ज़िंदगी की नहीं बल्कि किसी खिलौने की बात करो जिसके साथ वो 3 माह तक खेलेगा और फिर फेंक देगा। जावर ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਛਿਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਾਵਰ ਕੋ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਦਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਭਜਾਵੇ ਉਹ केस ਦੇ ਵਿੱਚ। आज इसे अपने डरपोक होने पर खुद से नफरत महसूस हो रही थी, इसलिए इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाती। माँ बाप तो छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज इन पुप्पो ने अपनी सगी बेटी बनाकर घर में जगह दी, इन्हीं के लिए वो अजाब बन गई थी। इसे नहीं पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। वो बैठी अपनी किस्मत का रोना रो रही थी जब अचानक मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए। इसके साथ ही तायाबू और अंकल थे। तायाबू ने ताई अम्मी की जानिब उम्मीद से देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। तायाबू ने मुस्कुराकर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बेहद फ़ख्र से अपने साथ लगा लिया। इसे बिल्कुल भी एहसास ना हुआ था कि कब इसने निकाहनामे पर दस्तखत किए। बस तायाबू का हाथ इसके सर पर था और फिर सब अपने आप ही होता चला गया। जी देखो बेटा, मैं किसी मतलबी औरत की तरह ये नहीं कहूँगी कि तुम मेरे बेटे के इंतज़ार में बैठी रहो। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें इसे किस तरह से संवारना है ये तुम जानती हो। मैं जानती हूँ जावर ज़ुबारिया का मंगेतर था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बचपन का रिश्ता था, लेकिन अब तुम्हें जावर को इन सब चीज़ों से निकालना होगा। ये सब तुम्हारे लिए आसान हरगिज़ नहीं होगा, लेकिन याद रखना कि अब जावर पर सबसे ज़्यादा तुम्हारा हक है और तुम अपना हक किसी को नहीं दे सकती। ज़ुबारिया को तो जब से पता चला निकाह के बारे में, इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वो जावर से मिलना चाहती थी, लेकिन इसने मिलने से इनकार कर दिया। वजह तो मैं नहीं जानती, बस मुझे इतना पता कि हो सकता है तुम्हें ज़ुबारिया की तरफ से बहुत कुछ फेस करना पड़ जाए, लेकिन ये याद रखना कि अब जावर तुम्हारा शौहर है और एक औरत सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन अपने शौहर को नहीं। तुमने जावर के दिल में अपनी जगह किस तरह से बनानी है ये फैसला तुम करोगी। और एक बात याद रखना, हर मामले में नरमी से काम नहीं चलता। अगर तुम्हें अपने हक के मामले में ज़ुबारिया से लड़ना भी पड़े तो तुम पीछे नहीं हट सकती। मैं इसकी माँ हूँ, इसकी हर बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। मैं जानती हूँ वो हंगामा करेगी और वो इस तरह पीछे नहीं हटेगी, और तुमने भी पीछे नहीं हटना। मेरे लिए तुम दोनों मेरी बेटियों में तुम दोनों से बेहद मोहब्बत करती हूँ। अपनी एक बेटी के लिए अपनी दूसरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। जावर के साथ तुम्हारा निकाह ये हमारा फ़ैसला नहीं, ये अल्लाह का फ़ैसला है। इसी लिए तो निकाह से पहले राहील तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गया। मैं चाहती हूँ कि तुम भी राहील को भूल जाओ। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारे दिल में राहील के लिए कोई जज्बात नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम इसके लिए अपने दिल के सारे दरवाजे शादी के बाद खोलना चाहती थी, लेकिन बेहतर है कि अब तुम वही दरवाजे जावर के लिए खोलो। ज़िंदगी तुम्हारी काफ़ी मुश्किल रहेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एक समझदार लड़की हो। अब तुम यहाँ आराम करो। जावर घर से बाहर निकल गया, न जाने कब तक वापस आएगा, रात में आएगा या नहीं कुछ बताया नहीं जा सकता। तुम आराम करो और चेंज कर लो, ये मैं तुम्हारे आरामदेह कपड़े लेकर आई हूँ। वो एक सादा सा सफ़ेद रंग का सूट इसे दिखाते हुए बोली। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जोया को बता देना। जोया का कमरा तो तुम्हें पता है जावर के कमरे के बिल्कुल साथ है। वो प्यार से समझाते हुए इसकी पेशानी चूम कर गई थी। वो इसे कमरे में बिठाकर काफ़ी देर समझाती रही। इसकी सारी बातें वो अच्छे तरीके से समझ रही थी। वो मुसलसल यही सोच रही थी कि पप्पो का दिल कितना बड़ा है। अपनी बेटी की जगह इसे देते हुए वो बिल्कुल भी उदास नहीं हो रही थी। इनका बेटा जेल में था और इन्हें अफसोस था कि वो अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी इन्होंने इसे सीधा रास्ता क्यों नहीं दिखाया। पप्पो का कहना था कि आज राहील जिस हाल में इसमें सारा कसूर इसी का अपना है, इसलिए किसी को भी इसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। एक माँ इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती थी। वो जानती थी इस वक्त इनके बेटे को इनकी ज़रूरत है, लेकिन वो इसकी मदद करने से इनकार कर चुके थे। और वो ये भी कह दिया था कि वो अपनी गलतियों की सज़ा काट रहा है। इसने अंदाज़ा लगाया था कि इसकी पप्पी बहुत बहादुर थी। इनके कमरे से चले जाने के बाद वो आहिस्ता से अपना लहंगा संभालते हुए वॉशरूम में आ गई थी। एक नज़र अपने हार सिंगार को देखते हुए तल्खी से मुस्कुराई। वो कहाँ जानती थी कि ये सब खोज हो जाएगा। कल तक वो किसी की और की मंगेतर थी और आज वो किसी और की बीवी बनकर इसके कमरे में मौजूद थी। क्या वो इसे कबूल करेगा? क्या इसकी आने वाली ज़िंदगी आसान होगी? इसके दिमाग में बहुत सारे सवालात चल रहे थे जिनका जवाब जावर ने देना था, जो गुस्से में इस वक्त घर से ही निकल गया था। बू बू वो नाश्ता बना रही थी। अब इसे पीछे से अपने बेटे की पुकार सुनाई दी। अरे वो तो इसे सोता हुआ छोड़कर आई थी, तो ये जाग कैसे गया? इसने मुड़कर देखा तो दावर किचन के दरवाजे पर खड़ा इसे उठाए कम लटकाए ज़्यादा इसके बेटे की चीखों पुकार इस तक पहुंचा रहा था। दावर ये आपने क्या किया हुआ है? वो तकरीबन भागते हुए इसके पास आई। अच्छा भला सो रहा था मैं, तुम्हारे बेटे ने बू बू कर करके कानों में दर्द कर दिया।
जब नीचे आती है तो तब इसे उठाकर नीचे ले आया करो, मेरे पास छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं है। बूबू का बच्चा, मेरा प्यार भी तुम्हारा बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसे किंजिश के हवाले करता खुद कमरे में जाकर आराम करने का इरादा रखता था। अभी इसके जाने में बहुत सारा वक्त था। मेरा प्यारा बच्चा, ऐसे शायर नहीं होते, बस अल्लाह ने आपके नसीब में ऐसी बाबा लिखे हैं। हाँ हाँ मामा के बूबू, बाबा बहुत गंदे हैं। इनको तो आपकी मासूमियत पर प्यार आता है और ना ही आपकी बूबू पर। लेकिन आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बूबू, आपकी मामा है ना आपसे प्यार करने के लिए। वो इसे अपने साथ लगाते हुए बेहद मोहब्बत से बोल रही थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अभी वो चंद ही सीढ़ियाँ चढ़ पाया था जब इसे पीछे से ताहू की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर वो बूबू नी देदा कह रहा था। इसकी चाइनीज़ इसे तो समझ नहीं आई थी, लेकिन वो जानता था कि ताहू की माँ इसकी चाइनीज़ को बहुत सारे मतलब निकाल लेगी और फिर कल से इन दोनों की गुफ्तगू में ये देदा बूबू भी शामिल हो जाएगा। इसलिए वो वापस नीचे जाने की बजाय आराम से कमरे की जानिब तरफ आ गया। जैन ने से खबर दी थी कि कल रात वो तकरीबन सारे मुजरिम को पकड़ चुके हैं और इन सब में एक मुजरिम जावर का कज़न राहील भी निकला है। लेकिन जावर ने इसका साथ देने की बजाय अपना फ़र्ज़ निभाते हुए खुद साथ मिलकर इसे जेल में बंद करवाया। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। जावर ने अच्छे ऑफिसर होने का हक निभाया था और ये बात वाकई सराहे जाने के काबिल थी। लेकिन फिर भी वो जावर को अप्रिशिएट करने से ज़्यादा इसे अपना काम अजीज़ था, जिसमें वो बहुत कम इंटरेस्ट ले रहा था। इसने नोट किया था कि एडवोकेट सफ्तर के केस में वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, बल्कि यही केस इसके लिए सबसे बेहतर था। वो इस केस को बहुत हल्के में ले रहा था। इसे लग रहा था कि वो लोग इस केस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये जाने बिना कि एडवोकेट सफ्तर का ताल्लुक बहुत बुरे लोगों से, और जो लोग इसकी जान लेना चाहते हैं वो कोई आम लोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। लेकिन इन सारी बातों को इसे समझने के लिए इसे इसके साथ सर खपाना बहुत ज़रूरी था। जो फाइल इसने इसके हवाले की थी, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि वो ले सकता था, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन था जब वो इस केस में अपनी दिलचस्पी दिखाता। इस केस से कहीं ज़्यादा वो जैन के केस में इंटरेस्टेड लग रहा था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि इस केस से इसे कोई फ़ायदा नहीं होना था। थोड़ी देर के बाद वैसे अपने ऑफिस के लिए निकलना था। जैन का केस हल्का हो चुका था, जबकि अब इसे जावर को अपने केस की तरफ मतवजा करना था। कुछ दिन पहले जावर अपने कज़न की शादी के लिए छुट्टियों की डिमांड कर रहा था और इसे यकीन था कि वो कज़न यही था जिसको आज गिरफ्तार किया गया। न जाने शादी हुई भी थी या नहीं, लेकिन जो भी था वो लोग एक बड़े केस को हल कर चुके थे। वह सुकून से बिस्तर पर लेटता थोड़ी देर में फिर से नींद की आगोश में चला गया था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं समझ सकता हूँ कि मुझे यहाँ देखकर आपको अच्छा तो बिल्कुल ही लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी मजबूर हूँ यहाँ आने पर कि मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको तफसील से बताऊँगा, अगर आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दें। जावर ने दरवाज़ा खुलते ही अपनी बात शुरू कर दी थी, जबकि सामने खड़ा आदमी गौर से इसे देख रहा था। इसकी एक भी बात भी इसके समझ में नहीं आ रही थी। मेरे ख्याल में आप इंस्पेक्टर जावर हैं जिसे मेरा केस दिया गया, लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो रात के 3 बज रहे हैं। इस तरह किसी के घर में आना क्या आपको ज़ेब देता है? वो हैरानी से इसे देखने लगे। और जावर अपना ब्याह छड़ के ना सफदर के घर पहुँच गया एडवोकेट थे, जो बिल्कुल सीरियस शर्ट और ब्लैक पैंट में इसके सामने खड़ा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इंस्पेक्टर को क्या जवाब दे। अभी 2 दिन पहले जावर ने इस आदमी के बारे में बताया था कि इसकी सारी डिटेल इंस्पेक्टर जावर के पास है। सर मैं जानता हूँ रात के 3 बजे इस तरह किसी के घर आना मुझे ज़ेब नहीं देता, लेकिन यकीन माने मैं मजबूरी में ही ये कर रहा हूँ। अगर आपका कोई मसला है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मेरी मजबूरी की इंतहा देखिए कि आज मेरी शादी हुई है और इस वक्त जब मुझे मेरी बीवी के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं अपने काम पर आया हूँ, तो फिर आपको भी मेरे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। वो इसे देखते हुए इस अंदाज में बोला कि सामने खड़ा आदमी भी हैरान हुए बगैर न रह सका। क्या आज आपकी शादी हुई है और ऐसे में आप अपना काम करें? ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आए हम अंदर बैठकर बात करते हैं। सुनेंगे जावर वैसे ना इस नावल में ना अब जैसे जितने दुख जावर के शुरू होने वाले हैं ना, तो जावर जितना दुखी आदमी इस पूरे नावल में आपको और नहीं मिलेगा। तो आइए, पहला दुख तो यही है कि उसका ये ब्याह है, आज ही उसकी शादी हुई है और वो अपने ड्यूटी पे आया हुआ बीवी छोड़ के। अच्छा, वो दरवाज़ा खोलते हुए इसे अंदर आने की इजाज़त दे चुका था, जबकि जावर कंधे उचकाकर इसके पीछे आ गया। वो जानता था वो इसे मना लेगा और आखिर अब वो इसके साथ इसके सोफे पर बैठा इसी के हाथ की बनी चाय पी रहा था। वाह जावर साहब, क्या कहने ताड़े। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे इस केस को इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैं लाहौर गया तो वहाँ किसी ने भी मेरे केस को सीरियस नहीं लिया, बल्कि मेरी किसी ने बात सुनना भी गवारा नहीं किया। मैं मजबूर होकर यहाँ तक आया था, लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत मजबूर हूँ। जी मैं समझ सकता हूँ, मैंने आपका बयान लेना है, बल्कि आपके बयान को रिकॉर्ड करना है। कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? वो अपने मोबाइल को निकालते हुए इनसे पूछने लगा तो इन्होंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। ये वाक़या तकरीबन 3 माह पहले का, जब वो एक केस लड़ रहे थे। वो बहुत सिंपल सा केस था, जिसमें एक औरत के शौहर की वफ़ात के बाद शौहर के भाइयों ने ज़मीन और जायदाद पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था और वो इनकी जायदाद को उनके बच्चों के हवाले नहीं कर रहे थे। वो इस केस पर काम करते हुए इस औरत को इंसाफ दिला चुके थे। इसके बाद जब वो अपने घर जा रहे थे तो अचानक कुछ गुंडों ने इन्हें रास्ते से अगवा कर लिया और फिर वो इन्हें जिस जगह पर लेकर गए वो इनके वहमो गुमान में भी ना था। वो मोबाइल फ़ोन सामने रखे इनका बयान रिकॉर्ड करने लगा और जैसे जैसे वो अपना बयान आगे लेकर जा रहे थे, इनकी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हो गया था। इसने सच में नहीं सोचा था कि ये केस इतना मुश्किल होगा, बल्कि इसको ये समझकर नज़रअंदाज कर दिया कि आम सा एडवोकेट जो कि काम से केस पर काम कर रहा है।
इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतना बेचैन हो रहा है। लेकिन अब इसे पता चला था कि गरीब लोगों की जायदाद और दौलत है जाकर इसे बहुत कम में आगे बेच देते हैं, और जो लोग इनके मालिक बनते हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान के किसी भी इलाके से नहीं होता, बल्कि इनका ताल्लुक ज़्यादातर श्रीलंका और बांग्लादेश से था। वो लोग यहाँ पर अपनी जायदादें बना रहे थे और हमारी बेवकूफ़ आवाम कम कीमतों में ज़्यादा कीमत देकर अपनी जायदाद बेचती जा रही थी, ये सोचे समझे बिना कि जिन्हें वो ये जायदादें दे रहे हैं वो कौन है और इनका ताल्लुक कहाँ से है और वो पाकिस्तान में किस मकसद से आए हैं। अब इसे दावर की बातें बिल्कुल ठीक लग रही थी। सारा बयान रिकॉर्ड करने के बाद वो इनसे हाथ मिलाते हुए इनके घर से निकला था। वाकई एडवोकेट सफ्तर का केस इसे इसलिए दिया गया था कि इस पर काम करके अपनी कारकर्दगी बेहतर बना सके, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया था इस केस में। लेकिन अब वो समझ चुका था कि वो अब ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो खुद दावर का साथ देगा ताकि वो इस केस को जल्दी से जल्दी हल कर सके। बाहर के लोग किसी भी तरह हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि सिर्फ पुलिस और हमारी आर्मी फौज तक रहते हैं। इनकी भनक तक आम आवाम को नहीं लगती, और ना ही आवाम को इन सब चीज़ों से कोई मतलब होता है। वो आहिस्ता से घर में दाखिल हुआ। घर खामोशी में डूबा हुआ था। आगे पीछे कहीं भी जाने की बजाय वो अपने कमरे की तरफ आया था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसने सबसे पहले अपने कमरे में मौजूद इस इजाफी वजूद को देखा जो बड़े मज़े से इसके बेड पर सोई हुई थी। इससे कबल ज़िंदगी में इस लड़की पर इसे तरस नहीं आया था। तकरीबन 1-1.5 महीने से वो इसे जानता था, और इसे 1-1.5 महीने में इसने कभी भी इस पर तरस नहीं खाया था, क्योंकि वो कभी इसे तरस खाने के काबिल नहीं लगती थी। इसे हमेशा इस पर गुस्सा आता था। आज निकाह से पहले इसने इतनी सारी बातें इसे अपने सामने खड़े करके की थी कि शायद वो थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहिरा करती। इसने इसकी हिम्मत को ललकारा था कि वो इसकी आंखों में आंखें डालकर कहे कि वो इसे निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली, बस आंसू बहाती रही। शायद इस वक्त इसे इस पर तरस खाना चाहिए था। इसे बताना चाहिए था कि तुम बहुत मजबूर लड़की हो, मैंने मजबूर लड़की से शादी कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, इस वक्त भी उस पर तरस नहीं आया था। वो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी, सिर्फ इसलिए कि इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। वो इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी थी कि इसे लगता था कि अब इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं है। बेशक माँ बाप से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, लेकिन माँ बाप के बाद खुद हिम्मत हार कर इतना कमज़ोर बढ़ जाना सिर्फ और सिर्फ बुज़दिली की निशानी थी, और वो सिर्फ और सिर्फ बुज़दिली का मुजाहिरा कर रही थी। इसने इसे इतनी बातें सुनाई, इसको चाहिए था कि इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती और कहती कि तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वो तो मासूम बनी रही। लोग बातें करेंगे, लोग उल्टा सीधा कहेंगे, कोई इसके बारे में क्यों कुछ कहे, और अगर कोई इसके बारे में कुछ कहता है तो इसको इतना सीरियस लेती क्यों? लोगों ने इसे ज़िंदगी नहीं दी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। इसे सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए इसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ओ मतलब कि ज़ावर की इंटेंशन गलत नहीं थी। अच्छा, लेकिन इस लड़की ने इसकी किसी बात को सीरियस नहीं लिया। अब वो इसके निकाह में थी, इन दोनों की शादी हो चुकी थी। हुण तन दस्सेगी ज़ावर भाई, हुण तन सीरियस लवेगी है। इसने इसे 3 महीने का वक्त दिया था। वो इन 3 महीनों में इसे बहादुर कर देना चाहता था। इसे बताना चाहता था कि वो कमज़ोर लड़की नहीं है। वो राहील को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो राहील से शादी के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि इसे लगता था इसे अपने हक़ में बोलने का हक़ नहीं है, और वो इसकी इस सोच को बदलना चाहता था। लड़की उठो, इसके कंधे पर हाथ रखते इसे ज़रा सा झटका देकर उठाने लगा। वो लम्हे में हड़बड़ाकर उठकर इसे देखने लगी। यकीनन वो इसे अपने कमरे से धक्के मारकर निकालने का इरादा रखता था। वो खुद ही उठ जाना चाहती थी। इस शख्स के मुंह लगने का इसका बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन अफसोस ये था कि इसके कमरे में किसी तरह का कोई सोफ़ा मौजूद नहीं था जहाँ वो रात गुजार लेती, और वो इसके बेड को खाली कर चुकी होती। मैं उठने वाली थी। वो उठकर बैठते हुए अपने सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। हाँ, देख रहा था, इतने मज़े से सो रही थी, उठने वाली थी। पीछे होकर इस तरफ सिर्फ मुझे सोने की आदत, और हाँ ये बात याद रखना, ये मेरी जगह है। वो इसे दूसरी तरफ इशारा करता इधर होने के लिए कह रहा था। वो जो बेड से उठकर अपने लिए एक जगह ढूंढने वाली थी, इसकी करम नवाजी पर फ़ौरन पीछे हटकर लेट गई, जबकि वो बड़े मज़े से बेड पर फैलकर सो गया, क्योंकि वो एक कोने में सो रही थी। और इसे भला क्या एतराज़ हो सकता था कि वो अपनी मर्ज़ी से इसका बेड आधे से ज़्यादा खाली कर चुकी थी। यार मैं ये लेकर नहीं जाऊँगा, आज मैं रोज़ में भूल जाता हूँ इस डब्बे को वहीं पर, और फिर बाद में कोई ना कोई देने के लिए आता है तो मुझे शर्मिंदगी होती है। आज ये मुझे देकर नहीं भेजना। वो नाश्ता कर रहा था जब अचानक किंजिश ने इसके सामने इसके लिए टिफ़िन ला कर रखा। क्यों नहीं लेकर जाएंगे आप? आपको लेकर जाना पड़ेगा। ख़बरदार जो आपने बाहर का गंदा खाना खाया। आपको पता भी है वो लोग खाना बनाने से पहले ठीक से सफाई भी नहीं करते, या नहीं करते हैं भी या नहीं, गंदे हाथ होते हैं इन लोगों के। मैंने बनाया, मैं बहुत अच्छा करती हूँ जो आपको खाना देकर भेजती हूँ, वरना आप बीमार भी हो सकते हैं, और अगर आप बीमार हो गए तो हमारा क्या होगा? आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। वो टिफ़िन ज़बरदस्ती से देते हुए कहने लगी। अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, कि तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ेगा? वो इसका हाथ थाम कर अचानक इससे सवाल करने लगा, जो हैरानगी से इसे देखने लगी। आपको क्या लगता है कि आपको बीमार देखकर मुझे खुशी होगी? इसने उल्टा इसे सवाल किया, जिस पर वह हल्के से मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला गया। अरे मैं जानता हूँ तुम्हें खुशी नहीं होगी, मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बीमार हो गया तो तुम कैसा महसूस करोगी? अचानक इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचा, और लम्हे का खेल था। वो टूटी हुई डाल की तरह इसके बाजू में झूल गई थी। आपको लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा? वो नज़रें झुकाए ज़रा घबराए हुए अंदाज में बोली। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, वरना तुम्हारे प्यार में तो काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हूँ।
तुम कोई लिफ्ट ही नहीं करवाती, अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता तो इतना तड़पाती अपने लिए मुझे। इसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए इसने बेसाख्ता इसकी नज़रों का जाविया देखा था जिसके हाथ के साथ साथ जा रही थी। वो हाथ इसकी गर्दन के पीछे बालों में अड़साता इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए इसके लबों पर झुक गया था। किंजिश ने बेसाख्ता इसके कंधों को अपनी मुट्ठियों में बंद कर लिया था। इसका अंदाज काफ़ी जारहाना था। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके लबों की मिठास को चुरा रहा था जबकि वो बिना मज़ाहमत किए इसके बाजू में पड़ी इसके लम्स को महसूस कर रही थी। वो आहिस्ता से इसे बख्श कर पीछे हटा तो वो इसके सीने से बेसाख्ता सर छुपा गई। तुम बहुत देर लगा रही हो किंजिश, मैं इतना भी इंतज़ार नहीं कर सकता। लगता है तुम्हें मेरे ताहू को बहन भाई देने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी फैमिली के बारे में बहुत सीरियस होकर सोचना चाहता हूँ। मुझे उसकी गर्दन में सर्दी इसकी गोद में पड़ी थी। इसकी बातें सुनते हुए मज़ीद सुर्ख होने लगी। जानम, लगता है आज तुम मुझे काम पर भी नहीं जाने दोगी। यार मैं लेट हो रहा हूँ। बिस्तरा अगर तुम मेरे इतने नज़दीक बैठकर मुझे काम करने से रोकोगी तो मसला तुम्हारे लिए ही बनेगा। वो बोल ही रहा था कि वो फ़ौरन इसके बाजू से निकलती ऊपर कमरे की तरफ भाग जाना चाहती थी जब अगले ही लम्हे वो इसका हाथ थामकर उठकर खड़ा हुआ इसे अपने बेहद करीब कर चुका था। एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है। जब तुम मेरे इतने करीब बैठी थी जब तुम्हारी धड़कनों को अपने दिल के साथ धड़कते हुए महसूस कर रहा था, लेकिन जब तुम मेरे पास होती है तो धड़कन बढ़ जाती है। तुम्हारी इतनी तेज़ क्यों हो जाती है? वो जैसे इससे कोई फार्मूला पूछ रहा था। इसके अंदाज में कोई शरारत ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। वो इतना सीरियस था कि किंजिश को इसके सवाल से खौफ आने लगा। मेरा हाथ छोड़े, ऊपर ताहू रो रहा होगा। इसने बहाना बनाते हुए अपना हाथ छुड़वाना चाहा जो सुबह ही सुबह इसके होश उड़ाने में कामयाब हो चुका था। मेरा बेटा नींद का बहुत पक्का है और दूसरी बात इसका बाजा काफ़ी तेज़ है। अगर वो रो रहा होता तो इसकी आवाज़ यहाँ तक तुम्हें ज़रूर सुनाई देती, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा, बल्कि वो एक बहुत अच्छा बच्चा है। अपने मामा बाबा को हरगिज़ डिस्टर्ब नहीं करता, ख़ासकर तब जब एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। अभी कल ही से अंदाज़ा लगा लो तुम कैसे मेरे आने से पहले सो गया था। वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें, कल रात तो मैंने अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया, लेकिन आज के बाद मेरे इतने करीब आने से पहले अपनी खैर मनाना। इसकी कमर में हाथ डाले वो इसके बेहद करीब खड़ा इसके बालों की खुशबू को महसूस करते हुए अपने हाथ से इसके गालों और लबों को छू रहा था। जाने देना, इसने बेहद मध्यम आवाज़ में कहा तो दावर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। तो चली जाओ, मैंने कब रोका? बस एक छोटे से सवाल का जवाब मांगा कि तुम्हारे दिल की धड़कन मेरे करीब आने पर इतनी तेज़ क्यों हो जाती है। तो मेरी बात का जवाब दे दो और चली जाओ। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोकूंगा। इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने मज़ीद करीब कर चुका था वो, और इस वक्त इसके इतने करीब थी कि इसके चेहरे पर पड़ने वाली गर्म सांसों को भी महसूस कर रही थी, जबकि इसके कपड़ों से उठती खुशबू इसके हवास पर बुरी तरह से सवार हो रही थी। जिस दिन इसका निकाह हुआ था इस दिन से इस खुशबू ने इसे अपने बेहद करीब महसूस किया था। अब तो वह खुशबू की आदी होने लगी थी। आप अपने काम पर जाएं, आपको देर हो रही है। सुबह सुबह मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। अपना हाथ शर्म से छुड़वाने की कोशिश में मुसलसल नाकाम होते हुए इसे देखती नाराज़गी से बोली। तो दावर का कहका बुलंद हुआ। तुम मुझे बस ये बताओ लड़की कि तुम्हारा बेटा मेरा बिगाड़ क्या सकता है जो तुम बार बार इसका नाम लेती हो? जब मेरे पास होती है तो कभी प्यार से मेरा भी नाम ले लिया करो। बड़ा है पहलवान जो तुम्हें मुझसे बचाएगा। देखिए आप मेरा हाथ छोड़ दें वरना मेरा बच्चा अभी पहलवान ही है मगर बाद में बड़ा होकर पहलवान बन जाएगा। अभी बेशक वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन बड़ा होकर वो मामा का बेटा बनेगा और फिर हम दोनों आपको बहुत तंग करेंगे। वो उसे धमकी देते हुए बोली थी। अच्छा ठीक है यार, इसके बड़े होने पर तुम दोनों मुझे मिलकर मुझे तंग कर लेना। फ़िलहाल मुझे खुद को तंग करने दो। वो कहते हुए एक बार फिर से इसे अपने करीब खींच कर अपने करीब कर चुका था। करीब करता इसके लबों पर झुका था, लेकिन इससे पहले कि वो शिद्दत इख्तियार करता इसकी जेब में मौजूद इसका मोबाइल बजने लगा। मुबारक हो डार्लिंग, बचत होगी तुम्हारी। मेरा ड्राइवर आ गया। वापस आकर मिलता हूँ। तुमसे अपने बेटे को जगा कर रखना। दो हाथ इसके साथ भी करूँगा। आज जो दरवाज़ा बंद कर लो। वो इसका गाल थपथपाते ही इसे पीछे आने का इशारा करता अपना ज़रूरी सामान उठाकर बाहर निकल गया। वो ऑफिस आया तो बहुत गौर से अपनी टेबल पर रखी फ़ाइल को देखने लगा। ये फ़ाइल कल रात तक तो यहाँ नहीं थी, तो फिर अब यहाँ कैसे आई? और ये फ़ाइल तो इसने इंस्पेक्टर जावर को दी थी, तो क्या अब अपना काम अधूरा छोड़कर चला गया? फ़ाइल के साथ एक छोटी सी पेन ड्राइव भी थी, जिस पर नज़र पड़ते इसने फ़ौरन उठाकर इसे चेक किया था। ये पेन ड्राइव वो अक्सर जावर के हाथ में देख चुका था, जो इसकी किचन के साथ हुआ करती थी। इसने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करके डिवाइस कनेक्ट की थी और फिर सामने से इसे एडवोकेट सफ्तर का बयान की वीडियो नज़र आई। इसने वीडियो ऑन करके स्टार्ट की तो उसे पता चला कि ये वीडियो इनकी इस दिन की बयान की थी जिसमें दिन इन्हें अगवा किया गया था। वहाँ से किस तरह निकले और किस तरह अपने घर पहुँचे, ये सारी तफसील इन्होंने इस वीडियो में बताई थी और ये काम जावर बहुत अच्छा किया था। जावर से हज़ार तरह के इख्तलाफात सही, लेकिन वो इसके टैलेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ये बात वाकई कबूल करने वाली थी कि वो बहुत टैलेंटेड और बहुत होशियार लड़का था। इसने पहले भी इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था जो कि वो शुमाली इलाके से करके आया था। हर कोई इसकी तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थकता था, लेकिन यहाँ अगर जब से इसे बड़े ऑफिसर के नीचे काम करने का मौका मिला तो इसका काम मुश्किल हो गया था। इससे पहले इसके नीचे दर्जे के ऑफिसर इसके आगे काम करते थे, लेकिन अब इसे खुद दूसरों के अंडर काम करना पड़ रहा था। शायद यही वजह थी कि वो इसके हुक्म पर काम करने के बजाय दूसरे कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता। लेकिन जो भी था वो अपने काम को समझ चुका था और बेहतरीन तरीके से कर रहा था। आज इसने आधा केस हल कर दिया था, बाकी का काम दावर ने खुद करना था।
इंस्पेक्टर जावर को बुलाओ। अगर वो आ गए हैं तो इसने कांस्टेबल को देखते हुए कहा तो वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। इसने बहुत गौर से कांस्टेबल की गहरी मुस्कुराहट देखी थी। क्या मैंने कोई जोक सुनाया तुम्हें, तुम इस तरह से हंस रहे हो? वो इसे देखते हुए ज़रा सख्ती से बोला। ऑन ड्यूटी इसे इस तरह की हरकतें बहुत बुरी लगती थी, जिसका इजहार भी वो कर देता था। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल इंस्पेक्टर जावर आज सुबह 5 बजे घर वापस गए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो जल्दी वापस आएंगे, बल्कि अब तो इनकी छुट्टियों की दरख्वास्त आएगी। मेरा मतलब है कल ही इनकी शादी हुई है। और फिर आप ये बात तो जानते हैं कि शादी के फ़ौरन बाद वापस काम पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या शादी यूँ अचानक? और अगर कल इसकी शादी हुई थी तो फिर वो सारी रात ड्यूटी पर एक्स्ट्रा काम क्यों करता रहा? इसे सच में हैरत का झटका लगा था। सर मेरे ख्याल में ताकि आप इन्हें दोबारा तंग ना करें, कम अज़ कम तब तक तो नहीं जब तक वो अपना हनीमून से वापस नहीं आते हैं। इंस्पेक्टर ने दांतों की नुमाइश की। क्या वो कहीं जाने वाला है? इसने फिर से इसे देखते हुए सवाल किया। वो इसके केस में इसके बराबर का शरीक था। वो इस केस के दौरान से कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे सकता था, क्योंकि इस केस में इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो किसी के काम का क्रेडिट खुद कभी नहीं लेता था। शुरू में केस के दौरान इसने जितने बुरे तरीके से काम किया था, आज इतने ही बेहतरीन तरीके से काम करके दिखाया था। वो इसकी कारकर्दगी से बहुत खुश था। अरे नहीं सर, वो मुझे क्यों कुछ बता कर जाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ही इनकी शादी हुई है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो आज ही वापस आ जाए? इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए होगा ना। इसने फ़ौरन अपनी बात की दुरुस्तगी की। इसका मतलब ये है कि तुम इतनी देर से मेरा वक्त अपनी बातों से ख़राब कर रहे हो। हद है। जब तक बात पता ना हो तब तक मुँह खोला मत करो। तुम्हें फजूल में दूसरों के मामलात में पढ़ने की आदत है। जाओ यहाँ से, और जब तक मैं ना बुलाऊँ तब तक अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से बाहर जाने का इशारा करता फाइल चेक करने लगा। सर आपके लिए चाय ले आऊँ? वो दरवाजे से जाते जाते मुड़ा तो दावर ने इसे घूर कर देखा। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, इसने ज़रा सख्त मगर बेहद कम आवाज़ में कहा। तो वो फ़ौरन हड़बड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल गया, जबकि दावर नफ़ी में सर हिलाता एक बार फिर से फाइल की तरफ मतवजा हुआ। जावर की अचानक शादी को लेकर वो खुद भी सोच में पड़ गया था। इसकी शादी का तो कहीं नामो निशान ना था, तो अचानक इसकी शादी कैसे होगी? कहीं इसकी शादी इसी लड़की से तो नहीं करवा दी गई जिसकी शादी इसके कज़न राहील के साथ होने वाली थी? आ ही होया दावर पाई। ऐसा मुमकिन था शायद इस लड़की की इज्जत बचाने की खातिर इन लोगों ने एक कदम उठाया हो। अगर जावर ने किसी मासूम की ज़िंदगी बचाने की वजह से शादी की थी तो इसे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। इसे ज़िंदगी में कभी भी जावर को समझने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो जब से इसके साथ काम कर रहा था वो अक्सर इसे नोटिस करता था और इसने नोट किया था कि जावर की शख्सियत बहुत हद तक इससे मेल खाती है। खून का रिश्ता खून मेल खाई जाता तो तबीयत भी तो मेल ही खा सकती है। उठ जाए, कब तक सोना आपने? इतनी देर हो चुकी है, मुझे नीचे जाना है। इतनी देर में इस कमरे में नहीं रह सकती। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मुझे ज़ुकाम हो गया। उठे, और अगर आपने नहीं उठना तो मुझे बाहर जाने दें। इस कमरे में मज़ीद एक सेकंड नहीं रह सकती। वो उसके कंधे को हिलाते हुए से इल्तिजा कर रही थी। जावर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर एक नज़र खुद पर झुकी। इस हसीना को देखा। वो आसमान से उतरी कोई हूरी थी, इतना पाकीज़ा हुस्न। प्यारी परी, तुम मेरे सामने क्या कर रही हो? कहीं मैं मर तो नहीं गया? कहीं मैं नींद में किसी हूर के पास तो नहीं? वो इसे चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। ये सच में नींद में था, इसे समझ ना आया। लेकिन सहरविश को यही लग रहा था कि वो यकीनन इसकी तैयारी का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन इसने ये तैयारी सब पर यह जाहिर करने के लिए की थी कि वो सबको लगे इन दोनों में सब ठीक है। तभी तो इसका कंधा और ज़ोर से हिलाने लगी ताकि वो इसके साथ बाहर जा सके। जी हाँ, आप इस वक्त जन्नत में बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार अपने करतूतों पर गौर कर लें कि आप इस काबिल हैं कि जन्नत में जा सकें। इसके बाद जो मर्जी खर्च कर लें, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन उठें वरना मैं बाहर चली जाऊँगी। इसने एक बार फिर इसका बाजू हिलाकर इसे उठाने की नाकाम कोशिश की, जबकि इसकी इस कोशिश को वो पूरी आंखों से देखने में मसरूफ़ था। वो इसके बाजू को पकड़े इसके ऊपर की जानिब खींचने की कोशिश कर रही थी। जावर का दिल चाहा कि वो एक झटका देकर इसकी ऐसी की तैसी कर दे, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। न जाने कि उसे सहरविश का ये लम्स बहुत प्यारा लग रहा था। मामा की बहू, क्या तुम सच में लगता है कि इस तरह तुम मुझे जगाने में कामयाब हो जाओगी? बल्कि जगाने में छोड़ो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उठाकर बिठाने में कामयाब हो जाओगी? अगर हाँ तो लगी रहो। वैसे भी चूंटियों की खींचतानी से हाथी में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस्तज़ाई अंदाज में कहता दोबारा आंखें बंद कर गया। आपने मुझे चूंटी क्यों कहा? वो बेयकीनी से देख रही थी, जैसे वो अभी इनकार कर देगा कि गलती से मुँह से निकल गया। क्या तुम्हारी समातों की हिस्स काम नहीं करती? यार, मैं सरकारी नौकर हूँ, महंगा इलाज नहीं करवा सकता, इसलिए ठीक से सुनने की आदत डालो। मैंने तुम्हें चूंटी ही नहीं बल्कि ख़ुद को हाथी भी कहा है, क्योंकि हाथी बड़ा जानवर होता है तो मुझे ज़्यादा बड़ा लगना चाहिए। तुम्हारी बनिस्बत चूंटी तो इतनी सी होती है और कितनी प्यारी होती है। वो उंगली से ज़रा सा फासला बनाते हुए इसे बता रहा था। आप हाथी हैं, ख़ुद को हाथी कहें डायनासोर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे क्यों चूंटी कहा? वैसे कहाँ से आपको चूंटी लगती हूँ? वो मुकम्मल लड़ने के मूड में थी, जबकि वो तो इसके बदले बदले अंदाज देखकर हैरान हो रहा था। क्या बात है मेरी मामा की बहू, तुम्हारी ज़ुबान तो तड़तर कर रही है, बहुत चहक रही हो। मेरे निकाह में आने के बाद तो बड़ी बाहिम्मत होती जा रही हो। क्या बात है, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मुझे भी तो बताओ ज़रा, मैं भी थोड़ी बहुत उठा लूँ जाकर वहाँ से। मेरी तो नौकरी भी हिम्मत वाली है, तो अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है।
हाँ, तो आपको क्या मैं बुज़दिल लगती हूँ? अगर आप कल मैं आपसे निकाह के लिए इनकार कर देती तो शायद आपको बता ही नहीं पाती कि मैं इतनी भी बुज़दिल नहीं हूँ जितनी आप समझते हैं। इसलिए तो मैंने आपसे निकाह किया ताकि आपको पता चले कि आपने मुझे कितना डिग्रेड किया है। इतनी भी बुज़दिल नहीं हूँ मैं। मेरी सास के बेटे, वो बहुत हिम्मत से जवाब दे रही थी। जिस तरह से इसने इसे अपनी मामा की बहू बनाया था, इसी तरह इसने भी इसे अपनी सास का बेटा बनाकर हिसाब बेबाक कर दिया था। तो मतलब तुमने मुझ पर ये बात साबित करने के लिए कि तुम बुज़दिल नहीं हो, मुझसे शादी कर ली, मेरे गले पड़ गई और मैं ये ढोल सारी ज़िंदगी ये सोचकर बताता रहूँगा कि मेरी बीवी बहुत बहादुर है। ना बाबा ना, ना ही ना नहीं, हाँ यही हकीकत है। मैं बहादुर हूँ और आप पर ये बात साबित करके रहूँगी। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसी हूँ। वो इसे घूरते हुए बोली तो सामने वाले के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की, मतलब कि रिवेंज बेस्ड शादी है क्या? तुम मुझ पर जुल्म सितम ढाने वाली हो? नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बदला मत लो। वो अपना कंबल एक तरफ रखता दोनों हाथ जोड़ता ओवर एक्टिंग की इंतहा कर गया था। वाकई जावर बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। वो बहुत साफ सुथरे अंदाज में इसका मजाक उड़ा रहा था। सहरविश का दिल चाहा इसे कोई चीज़ उठाकर इसके सर पर दे मारे, लेकिन वो इतनी भी बाहिम्मत नहीं थी। अच्छा बस करें, मत रोए, नहीं करती कुछ भी। फ़िलहाल मेरा अभी बदला लेने का इरादा नहीं है, लेकिन मुझसे अच्छी उम्मीद कभी मत रखिएगा, कभी भी मूड बन सकता है मेरा बदला लेने पर। वो बात ख़त्म करते हुए इस अंदाज से बोली जैसे इसकी इस बातों पर इसके दिल में इसके लिए रहम आ गया हो। और वो जो इसका मजाक उड़ाया था, इसके इस तरह कहने से इसने अपना मजाक उड़ता हुआ महसूस किया। कहीं वो सच में ये तो नहीं समझी कि वो सचमुच में इससे माफ़ी मांग रहा है? क्या सच में वो इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया? नहीं, इतनी बेवकूफ़ लगती तो नहीं, लेकिन फिर इसने ऐसा क्यों कहा? कहीं नीचे जाकर इसकी इस ओवर एक्टिंग को सच समझकर सबके सामने इसका मजाक ना बना दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इसके साथ ही नीचे जाएगा। वो तो सर से पैर तक तैयार थी, हल्की सी कढ़ाई वाला शौक रंग का सूट पहने, सर पे हमेशा की तरह स्कार्फ लपेटे हुए बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन इस वक्त वो इसके हुस्न के कसीदे पढ़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, लेकिन वो इस बात का दिल से इतराफ़ करता था कि इसके नसीब में बेहद खूबसूरत औरत लिखी थी। सहरविश वैसे ना इसकी टक्कर की होकर टक्कर रही है इसको। अब आएगा मज़ा। अब ये जावर के बता रही हूँ आपको, जावर के दुखों में इजाफा होना है बस। अब जावर के दुखी दास्तान शुरू हो गई है। वजह से होता है ना कि हर हस्बैंड जो होता है वो अपने आप को बड़ा मजलूम ज़ाहिर करता है कि मैं ना, मेरी बीवी बहुत जालिम जल्लाद टाइप की है और मैं जुल्मों में पिस रहा हूँ, ये वो। हाँ, साढ़े जावर साहब का यही हाल होना। अच्छा, वो इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरता नीचे की तरफ आया था। मामा ने तो इन्हें देखते ही बेसाख्ता माशाल्लाह कहकर इनका सदका उतारा था, जबकि नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए जावर ने बाकायदा इसके लिए कुर्सी घसीट कर इसे बिठाया, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराकर थैंक यू कहती कुर्सी पर बैठ गई थी। इसे उम्मीद न थी कि वो नीचे आकर इतना ज़्यादा ड्रामा करेगा। अब क्या इन्हें सबके सामने इतनी ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ेगी? इसके तो बस से बाहर था ये सब कुछ करना। वो बहुत सादा लड़की थी, इसे इन सब चीज़ों की कोई समझ नहीं थी। मामा बाबा बहुत गौर से इन्हें देख रहे थे, जबकि वो मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्लेट में नाश्ता निकाल रहा था। एक ही प्लेट में खाना खाते इससे प्यार बढ़ता और नरमी से इसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो इसने बेसाख्ता नज़र सामने बैठे तायाबू और तायम्मी पर डाली थी। वो जब से यहाँ आई थी राहील और जुबारिया के साथ, वो भी इन दोनों को तायाबू और तायम्मी ही कहकर पुकारती थी। इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था, जबकि इन दोनों को इस तरह सरगोशी नुमा बातें करते देखकर वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे। इन्हें यही लग रहा था कि इनके लिए शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ करना मुश्किल रहेगा, लेकिन दोनों में इस तरह होने वाली गुफ्तगू इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुतमईन है। और कल जो सब कुछ जावर ने सहरविश के बारे में बोला था वो भुलाया तो नहीं जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो पुरसकून थी कि शायद वो सब जावर का वक्ती रिएक्शन था जो कि अचानक शादी का सुनकर इसने दिया था। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। इस बात में कोई शक नहीं था कि सहरविश बेहद खूबसूरत थी और इतनी खूबसूरत लड़की को कोई भी मर्द ठुकरा नहीं सकता। इनका बेटा हुस्न परस्त नहीं था, लेकिन बीवी के हुस्न को नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं होता। वो सब शायद वक्ती रद्द-ए-अमल था जो शादी का सुनने के बाद इसने दिया था, क्योंकि वो भी शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। वो खुद मुस्कुराकर इसके लिए प्लेट में नाश्ता निकाल रहा था। इसकी मुस्कुराहट सच्ची थी और ये इसकी माँ की पहचान सकती थी। टीवी पर कार्टून चल रहे थे, जबकि वह ज़मीन पर बैठी हुई अपने गोद में ताहू को बिठाए हुए थी। इस वक्त वो दोनों ही बेहद मसरूफ़ नज़र आ रहे थे, जैसे इसे ज़्यादा ज़रूरी दुनिया में और कोई भी काम कभी आया ही ना हो। ताहू पे भी वो देखना जेरी कैसे टॉम की दुर्गत बनाता है। वो देखो, अब जो जेरी टॉम के पीछे बम लगा देगा, टॉम की हालत देखने लायक होगी। हाँ हाँ हाँ, जेरी साहब ने अपना कारनामा किया और इधर किंजिश के ना रुकने वाला हंसी का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी गोद में बैठा ताहू बिना इसकी बात को समझे इसके साथ खिलखिलाने लगा था। इसे बस इतना पता था कि अगर इसकी माँ खुश हो रही है तो इसे भी खुश होना है। दोनों की खिलखिलाहट दरवाजे से अंदर दाखिल होते दावर ने बहुत गौर से सुनी थी। इसके चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आ गई। वैसे तो इसके पास चाबी थी जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल करके आ सकता था, लेकिन आज दरवाज़ा खोलकर न जाने कि उसका दिल न किया इस तरह से अंदर दाखिल होने का। इसका दिल चाह रहा था कि जिस तरह परसों रात वो खुद इसे रिसीव करने के लिए दरवाजे तक आई है, वो रोज़ आए। इसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खटखटाने पर इसे थोड़ी सी
मौजूद छोटे से सुराख में किंजिश ताहू को उठाया आते हुए नजर आई थी। इतना टाइम लगा दिया दरवाज़ा खोलने में, इस तरह से कौन करता है? कम से कम दरवाज़ा तो जल्दी खोला करो। आपने तो कहा था कि आपके पास फालतू चाबी है, तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसके अंदर दाखिल होने पर वह दरवाज़ा बंद करने लगी, जबकि ताहू तो अपने बाबा को देखते खुश होकर इनकी गोद में आ चुका था। क्यों, तुम्हें दरवाज़ा खोलने में कोई मसला है क्या? अगर है तो तब भी तुम ही खोलोगी। वो ताहू को उठाए अंदर आ रहा था। नहीं, मुझे क्यों कोई मसला होगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसके साथ साथ पीछे आ रही थी। तो फिर इतनी बहस क्यों कर रही हो कि दरवाज़ा खोलने तुम आओगी तो बस बात ख़त्म। वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोला। ठीक है, मगर आप लड़ क्यों रहे हैं? इसके अंदाज से इसने यही अंदाज़ा लगाया कि वो लड़ाई करने के मूड में। ये आज फिर यकीनन थाने में किसी मुजरिम का कचूमर निकाल कर आया। अब इतनी लड़ाका बीवी मिली है, लड़ूंगा नहीं तो और क्या करूँगा, है ना ताहू? इसने खालिस इसी के अंदाज में तहान को मुखातिब किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ गया, जबकि किंजिश को तो सदमा लग गया। वो कब से लड़ाका बन गई? कब इसने इससे झगड़ा किया जो अब वो इसे लड़ाका कह रहा था? वो तो खुद सोचने समझने के लायक ही नहीं रही थी। बार बार इसकी सोच इसी तरफ जाती। मैं लड़ाका? ताहू बेबी, एक बार मेरी तरफ देखो और मुझे देखकर बताओ कि आपकी मामा लड़ाका है। वो अब तक सदमे की कैफियत में थी। हर थोड़ी देर बाद वो अपने बेटे से यही सवाल पूछ रही थी, जिसका जवाब तो वो कभी बू बू करके देता तो कभी दे दे जा करके देता। लेकिन इसने यही अंदाज़ा लगाया कि इसका बेटा इसके साथ है, वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। और वो यही कह रहा था कि इसकी माँ लड़ाका नहीं है, बल्कि इसकी माँ एक बहुत अच्छी और प्यारी सी बीवी है जो कि इसके बाप का बहुत ख्याल रखती है। लेकिन इसके बाबा को इसकी माँ की बिल्कुल कदर नहीं है, तभी तो इसे इतनी आसानी से लड़ाका कहकर चला गया था। ताहू, आपकी मामा लड़ाका नहीं है ना? आपकी मामा किसी से गिला नहीं करती, किसी को कुछ नहीं कहती, फिर आपके बाबा ने ऐसा क्यों बोला? बस वो इसे देखते हुए सवाल कर रही थी, जबकि वो हाथ मुंह में डाले खुद भी सोच रहा था कि आखिर इसके बाबा ने ऐसा कौन सा ढूंढ ऐसा क्या देखा कि जिसको लड़ाका कहा, जिसकी वजह से वो इसे इतना बड़ा खिताब दे गया था। लेकिन इतने सोचने समझने के बावजूद भी इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वरना अपनी माँ की इस परेशानी को दूर करने के लिए कोई ना कोई जवाब ज़रूर देता। ताहू, मुझे लगता है कि आपके बाबा ना वो अपने काम में किसी से लड़ झगड़ कर आए और आते ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया है ना? ऐसा ही हुआ ना? ज़रूर किसी की घड़ियों का सुरमा बना कर आए होंगे। आपको क्या लगता है यही वजह ना कि इन्होंने मुझे लड़ाका कहा? जबकि आपकी माँ तो बहुत ही मासूम है, वो तो बिल्कुल भी नहीं लड़ती आपके बाबा से। वो पूरी यकीन से कह रही थी और अब इसे अपने बेटे के जवाब का इंतज़ार भी था, जो काफ़ी देर से कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। फिर बोला तो जैसे लम्हे में से आसमानों पर पहुँच जा गया। देदा, बूबू, मम्मा। और ये सुनने की देर थी। वो हर चीज़ बुलाकर लड़ाई झगड़े, दावर का नया दिया खिताब, हर चीज़ इसके जहन से निकल चुकी थी। इसे पता था तो सिर्फ इतना कि इसके बेटे ने इसे मम्मा कहकर पुकारा है। क्या कहा आपने? फिर से कहना। आपने मुझे मम्मा कहकर पुकारा ताहू? आपने मम्मा कहा? एक बार फिर से कहना प्लीज़, एक बार फिर से कहो, फिर से बोलो एक बार फिर से। मम्मा बोलो। शाबाश माँ की जान, बोलो। वो पूरी जोश से इसके मुंह से एक बार फिर से निकलवाना चाहती थी और इसे खुशी संभाली नहीं जा रही थी, इसलिए तो जल्दी से इसे कंधे से लटकाए ऊपर भाग गई। दावर अभी ताहू मुझे मम्मा कहकर बुलाया है। आपको यकीन नहीं है ना? देखना, मैं ताहू बाबा के सामने बोलो मुझे मम्मा। आपने थोड़ी देर पहले मुझे मम्मा कहकर पुकारा था ना? एक बार फिर से कहकर पुकारो। इसके करीब ही बेड पर आल्टी पाल्टी मारते हुए बैठ गई और वो दोबारा माँ सुनने की कोशिश में लगी हुई थी। बोलो ना, आपने मुझे मम्मा बोला है। एक बार फिर से बोल दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेंगे आपको, बस एक बार बोल दो, फिर से बोलो एक बार, जैसे पहले बोला है। बिल्कुल वैसे ही। वो इसका नन्हा सा चेहरा अपने हाथों में लिए बड़े प्यार से चूमते हुए एक बार फिर से अपनी कोशिश में मगन थी। दावत झूठ नहीं बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसने मुझे मम्मा बोला है, अभी बोलेगा, आप 2 मिनट इंतज़ार करें। मैं अभी इसको बोलती हूँ, मेरी बात मानता है, यहाँ भी बोलेगा, देखिएगा। दावर जो इसको बहुत गौर से इसे देख रहा था, इसके एक्साइटमेंट पर अपना काम छोड़कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ, लेकिन आगे से इसके लाडे ने इसे बेवफाई कर डाली और मुझे यकीन दिला रही थी कि वो दोबारा बोलेगा। इसे थोड़ा सा वक्त दिया जाए। वो कुछ भी नहीं बोला, बस इसकी खुशी से चमकते चेहरे को देख रहा था, जहाँ इस वक्त खुशी इतनी ज़्यादा थी कि शायद ही वो अपनी नज़र इसके चेहरे से हटाता। ताहू, आपने मामा बोला ना? एक बार फिर से बोल दो। मामा जी, आपने मुझे बोला था ना बाबा के सामने, प्लीज़ बोल दो ना। देखो सिर्फ एक बार। वो एक उंगली का इशारा करते हुए इसे बता रही थी, बल्कि इसकी मिन्नतें कर रही थी कि वो बस एक बार इसके सामने इसे मामा कह दे कर पुकारे। लेकिन वो तो किसी और ही मूड में था। इसकी गोद में नाचते हुए वो दावर के पास जाने की कोशिश में लगा हुआ था। बाबा के पास बाद में चले जाना, पहले मुझे बताओ। बोलो मम्मा, जैसे आपने मुझे बोला था। ताहू, बोलो ना, वरना मम्मा रो देगी। वो इसे फिर से मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसकी कोई बात नहीं मान रहा था। दावर, मैं सच कह रही हूँ, इसने सच्ची में मुझे मामा कहकर पुकारा था। वो इसे देखते हुए यकीन दिलाने लगी। दावर मुस्कुरा दिया। हाँ, हो सकता है इसने तुम्हें नीचे मामा कहकर पुकारा हो। बच्चों की ज़ुबान पर जल्दी वो लफ्ज़ दोबारा नहीं चढ़ता। तुम फिक्र मत करो, वो बोलेगा, इसे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। वो इसे समझाते हुए बोला। लेकिन वो बुबू बिना रुके बोल सकता तो, लेकिन मामा नहीं बोल सकता? नाराज़गी से घूरते हुए दावर से पूछने लगी।
नया लफ्ज़ है ना, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, लेकिन आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे समझाते हुए इसकी गोद से ताहू को अपने पास उठा चुका था, क्योंकि वो कब से इसके पास आना चाहता था। लेकिन आपको मुझ पर यकीन है ना कि इसने मुझे मामा कहकर पुकारा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो उसे देखते हुए बोली तो दावर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसे भला यकीन क्यों नहीं होगा? जी जनाब, मुझे पूरा यकीन है कि इसने आपको माँ कहकर पुकारा था, और अब आपने बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। वो इसने समझाते हुए इसके गाल खींचे थे, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुराई थी। ओ या अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, नीचे चूल्हे का खाना रख कर आई हूँ, वो जल गया होगा। वो जल्दी से उठती नीचे की तरफ भाग गई, जबकि वो दावर मुस्कुरा दिया। मामा मम्मा मामा, वो भी इसे जाते हुए देख रहा था जब इसे ताहू की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों हाथ मुंह में डाले बोले जा रहा था, और फिर इसने कहकर लगाया कि ताहू की मम्मा की गिरदान बंद हो गई थी। ताहू के बच्चे, आप मुझसे भी 4 कदम आगे शरारतों में, कितनी मिन्नतें की तेरी तूने एक दफ़ा अपने मुँह उसने तेरी तूने एक दफ़ा मुँह को अपने मुँह को नहीं हिलाया, और अब उसके जाते ही ऐसे शुरू हुआ कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो इसे बेड पर गिराता इसे अपने जारहाना प्यार का निशाना बना रहा था कि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ का नाम ले, ताकि वो नीचे से ऊपर आ जाए। वो उसे तंग करता इसकी गर्दन में अपनी मूँछों से गुदगुदी करने लगा, जिस पर वो माँ तो नहीं कह पाया हाँ, लेकिन इसने हमेशा की तरह अपना बाजा बजा दिया। लेकिन इसके बाजा बजाने के बाद भी वो रुका नहीं, बल्कि इसे ऐसे ही तंग करता रहा। इसकी मूँछों की चुभन से इसका बुरा हाल हो रहा था। यही वजह थी कि वो ऊंची आवाज़ में रोने लगा, और वो जो नीचे खाने की तैयारी करी थी वो बंद करती ताहू की तरफ भागी थी, क्योंकि उसको यकीन था कि इसका मासूम बच्चा फिर से शेर की गिरफ्त में आ चुका, और अब इसे कैसे भी इससे बचाना था। वो जल्दी में नीचे आते हुए इसे अपने साथ लाना भूल गई थी, वरना वो अकेले से दावर के पास कभी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो अक्सर इसकी हालत बिगाड़ देता था, और इसे यकीन था कि इसके ताहू की हालत बिगड़ चुकी होगी। सारा दिन आराम सुकून से गुजर गया था। थोड़ी देर माँ बाप के पास रुकने के बाद वो फिर से सोने चला गया। किसी ने भी इसे तंग नहीं किया, जबकि ताई तो बेहद खुश थी कि इसे बातों में लगाए सबसे मिलवा रही थी। इनका वलीमा अगले दिन रखा गया था, और ज़ुबारिया अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी, ना ही इसने सुबह से कुछ खाया था। इसने चाची को कहा था कि वो ज़ुबारिया को खाना देने इसके कमरे में जाए। यकीनन इसने ज़ावर की शादी की बात को दिल पर ले रखा होगा, लेकिन चाची ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ़ैसला कुदरत का, अल्लाह ताला ने इसके नसीब में ज़ावर का साथ लिखा ही नहीं, तो इसे प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। छोटे बच्चे जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ज़ावर कोई चीज़ नहीं था जो इसे कभी भी मिल जाता। ज़ावर अपनी शादी में खुश है, तो बेहतर है कि वो भी इस बात को कबूल करे और ज़ावर को भूल जाए। शादीशुदा आदमी के बारे में सोचने की इजाज़त इसके माँ बाप इसे कभी भी देने को तैयार नहीं थे। बेशक वो बहुत लाडली थी अपने माँ बाप की, इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला गया था, लेकिन फिर भी इसे कुदरत के इस फैसले को कबूल करना था कि ज़ावर इसका नसीब नहीं है। वो सारी ज़िंदगी से ज़ावर के नाम पर बैठने की और इसकी यादों से आंसू बहाने की इजाज़त नहीं देंगे। ठीक था, वो इस वक्त इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करी, अपने साथ वक्त गुजार रही थी। तो बेहतर था कि थोड़ा वक्त अपनी ज़ात के साथ गुजार कर वो इस हकीकत को कबूल करे और ज़ावर के बारे में सोचना छोड़ दे। चाची ने इसे भी कह दिया था कि तुम भी अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे नसीब में राहील का साथ नहीं, ज़ावर राहील से 1000 गुना बेहतर है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में किसी भी चीज़ का जिक्र किया जाए। ना तो तुम कभी राहील की मंगेतर थी और ना ही ज़ुबारिया ज़ावर की मंगेतर थी। इसलिए बेहतर है कि पुरानी चीज़ों को भुलाकर वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, और इनकी नई ज़िंदगी में कहीं पर भी ज़ुबारिया और राहील का नाम नहीं आना चाहिए। और इस बात का ख्याल इसको रखना था। वो इस घर में इनकी भतीजी बनकर आई थी, तो अब इसे इस बात का ख्याल रखना था कि इनकी इज़्ज़त इसके हाथ में है। वो इनकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी और फॉलो करने का भी पूरा इरादा रखती थी, लेकिन इसे ज़ुबारिया ज़ावर के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। इसका रो रो कर बुरा हाल था। वो ज़ावर की दीवानी नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़ावर इसका था। वो किसी और से शादी कैसे कर सकता था? सिर्फ एक बार इसने इनकार नहीं किया शादी से। इसे कह दिया गया कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो फ़ौरन निकाह के लिए मान गया। अपने माँ बाप का इतना भी फर्माबरदार कोई नहीं हो सकता जितना वो बनकर दिखा रहा था। और फिर इस लड़की से शादी, जिस लड़की को अपने निकाह में लेने के बारे में से पहले उसने एक बार नहीं सोचा था। ना जाने अंदर क्या बात हुई थी इन लोगों के दरमियान, इसे कुछ भी पता नहीं था। वो तो पागलों की तरह मेहमान संभालती रहेगी और वहाँ सैरविश इसके मंगेतर को उड़ा ले गई। वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? इसने हमेशा इसे राहील की मंगेतर के रूप में देखा था। इसे हमेशा अपनी होने वाली भाभी समझा था। कोई नहीं, ज़ावर भरा बना ला, फिर भी भाभी बनेगी। यहाँ तक कि अपने दोस्तों को बुलाकर इसकी बुज़दिली का भी बताया कि राहील को तो इसकी बुज़दिली अच्छी लगती है। इसने कई दफ़ा राहील से कहा कि सहर डरपोक लड़की है। इसने आगे से यही कहा कि हम बीवी हमेशा दबी हुई अच्छी लगती है। वो किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो इसके सामने ज़ुबान दराजी करे, इसे उल्टे सीधे जवाब दे, इसकी बात ना माने। वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो इसे किसी तरह का कोई जवाब ना दे, जो कहे वो इस पर सर हिलाकर फ़ौरन वो काम करे, यहाँ तक कि आगे से इसे कुछ भी ना कहे। एडा तू बेचारा मिनिस्टर लगा ना, बरिस्टर ते मिनिस्टर चंगा है तेरे ना, बैठा रहा जेल दे विच मक्खियाँ मार बैठ के, ये सफाइयाँ कर जेल की। इससे बात करने से पहले इसकी इजाज़त मांगे। राहील को तो अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी। वो शादी से पहले भी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा था और शादी के बाद भी अपनी ज़िंदगी ऐसी ही चाहता था। वो ये चाहता था कि इसकी ज़िंदगी में इसकी बीवी आ जाए, लेकिन बीवी का हक जताने वाली औरत इसे नहीं चाहिए थी।
सहर इसकी सोच के बिल्कुल एन मुताबिक थी। जैसी लड़की वो चाहता था वो ऐसी ही लड़की थी, लेकिन जावर ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं चाहता था। जावर के लिए तो वही परफेक्ट थी, इसकी बचपन की मंगेतर। जावर इसे बेहद पसंद था। अगर ये कहा जाए कि वो और जावर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो जावर से मोहब्बत करती थी, तो ये गलत नहीं था। बचपन से इसके नाम कर दिया गया था। तो वो अब अचानक वो कैसे किसी और का हो गया, अब अचानक कैसे इसकी शादी किसी और से होगी, वो इसका था और कोई भी इसे छीनने का हक नहीं रखता था। और यह कभी भी सहर को देने के लिए तैयार नहीं थी कि जावर इसका शौहर है, वो जावर को कभी खुद से अलग नहीं कर सकती थी। तो इसने फैसला कर लिया था कि वो जावर को छीन लेगी। इससे हो सकता था कि जावर ने अब तक इसे इस गलती के लिए माफ़ ना किया हो, तभी इसे सज़ा देने के लिए किसी और से शादी कर ली हो। हाँ, हो सकता है इसने सिर्फ गुस्से और नाराज़गी में कदम उठाया ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। वो दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करने वाली थी। वो अपनी गलती को समझ चुकी थी, लेकिन जावर ने जवाब में अपनी ज़िंदगी में किसी और को इसकी जगह दे दी थी। इसका क्या, वो भला इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वो तो इससे बहुत मोहब्बत करती थी, वो भी तो इससे प्यार करता था। कैसे वो सहर से शादी कर सकता था? कैसे इसे बीवी का दर्जा दे सकता था? मजबूरी, हाँ, ये सब मजबूरी थी। इसके माँ बाप ने इसे मजबूर किया था। शायद ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये हकीकत थी कि जावर इसे पसंद नहीं करता था, और ना ही वो जावर के टाइप की लड़की थी, ना ही वो जावर के साथ सूट करती थी। मैं तुम्हें जावर की ज़िंदगी से बाहर करूँगी सहर। तुम बिल्कुल भी जावर के लायक नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसा इंसान तुम डिज़र्व करती हो तुम्हें वैसा इंसान मिलेगा। वो सिर्फ इस पर मेरा हक है। और वो अपने बालों में हाथ फेरती जिसे फैसला कर चुकी थी। वो कमरे में आई तो उसे अब तक सोते हुए पाया। अजीब आदमी था जो अब तक सो रहा था। कोई इतना ज़्यादा कैसे सो सकता है? सुबह इसने अपने ऑफिस फ़ोन करके कह दिया था कि आज वो नहीं आ सकता और वो अपने हिस्से का सारा काम कर चुका है, तो बाकी सब कुछ किसे दावर ने करना था। तो बेहतर है कि इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। और इतना कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि छुट्टी की दरख्वास्त भी दे चुका था, क्योंकि कल इसका वलीमा था और अपने वलीमे वाले दिन वो अपने काम पर नहीं जा सकता था, क्योंकि बाबा इससे नाराज़ हो जाते। अपने बाबा को वो कभी भी नाराज़ नहीं कर सकता था। वो तकरीबन रात के 3 बजे के करीब सोया था और इस वक्त रात के 9:30 बजे थे। इतनी ज़्यादा नींद वो कैसे ले सकता था? है ना, राइटर वगैरह ही चरसी है जावर में ना रीत शाह के गुण आए हुए हैं। सुबह भी तकरीबन 11 बजे के करीब वो अपने कमरे से बाहर निकले थे। अगर वो सुबह 5 बजे सोया था तब भी 11 बजे तक किसी नींद पूरी हो जानी चाहिए थी। यार नहीं होती यार, 5 बजे सोया, 6 घंटे में कैसे नींद पूरी हो जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो अब भी बहुत मज़े से सो रहा था। किसी अंदेशे के तहत इसने आहिस्ता से इसके मुंह के आगे हाथ रख कर इसे चेक किया। सांस आ रही थी। वो अपनी सोच पर इसके करीब बैठी अपने नाखूनों को चबाने लगी। वो इसके नाक के करीब बार बार हाथ रखती इसकी सांसें चेक कर रही थी। इसकी सांसें बिल्कुल बराबर आ रही थी। वो जिंदा था, इस बात का इसे यकीन हो चुका था। तो फिर उठ क्यों नहीं रहा? इतना ज़्यादा कोई कैसे सो सकता है? थोड़ी देर बाद इसने दोबारा वही हरकत की थी, जब अचानक सामने वाले ने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया। क्या मसला है मामा की बहू? सुकून से सोने क्यों नहीं दे रही? बार बार अपना हाथ क्यों मेरे आगे रख रही हो? वो बेहद गुस्से से सुरख निगाह इसके हसीन चेहरे पर जमाई से सवाल कर रहा था, जबकि अपना हाथ छुड़वाने के लिए जदोजहद करने लगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। मैं क्यों आपके पास आऊँगी? मैं तो एक गिलास उठाने के लिए आई थी। साइड टेबल से इसने फ़ौरन अपना हाथ गिलास की तरफ बढ़ाया, जबकि दूसरा हाथ अब भी इसकी कैद में था। लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटी ताकि इसे यही लगे कि वो गलतफहमी का शिकार हुआ है। इसने ऐसे कोई भी हरकत नहीं की। लेकिन सामने भी 3 साल की ट्रेनिंग लेकर एक काबिल ऑफिसर की कुर्सी संभालने वाला सैयद जावर हैदरी था। इसकी आंखों में धूल झोंकना इतना भी आसान नहीं था। वो दिल फरेब सा मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, मैं तो आंखों से नवाले की निकलता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम यहाँ गिलास उठाने के लिए आई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तुम कब से बार बार आकर मेरी सांसें चेक करके मेरी नींद ख़राब कर रही हो? बेवकूफ़ लड़की, कितनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम तुमने इस्तेमाल की है। यहाँ पर भी तुम जाती हो, अच्छी खासी तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिला जाती है। तुम ये चेंज करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारी खुशबू को महसूस करे। वो झटके से इसे खींच चुका था और अब के वो इसके ऊपर गिरी हुई थी। सहरविश की सांस उथल पुथल हो गई थी, जबकि जावर का हाथ इसकी कमर में हमायल था। लेकिन तुम जाती हो इस परफ्यूम से नहीं, बल्कि तुम्हारे पास आने पर भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तुम मेरे पास हो। तो बेवकूफ़ इसे बनाओ जिसे तुम बेवकूफ़ बना सकते हो। समझी मेरी मामा की बहू? वो मुस्कुराकर इसे अपने और नज़दीक करने लगा, जब अचानक बिना दस्तक जुबारी अंदर कमरे में दाखिल हुई। वो अचानक इस तरह इसके कमरे में क्यों आई थी? सहरविश बौखलाकर इससे दूर हुई। इन दोनों को ही समझना है इसका यूँ आना। वो शायद सोग बना रही थी। वो चलती हुई बेड के पास आकर रुक गई। इसने कहर आलूद नज़र सहरविश के चेहरे पर डाली, जहाँ दुनिया जहाँ की मासूमियत थी। और आज वो कितनी निखरी निखरी थी। इस सादगी में भी वो गजब ठाती थी। और आज तो इसने हल्की फुल्की तैयारी भी कर रखी थी। गेट आउट! इसने बेहद हकारे से देखते हुए उंगली का इशारा दिया, जबकि इसके इस अंदाज पर इसने एक नज़र जावर के चेहरे पर देखा, जहाँ गुस्सा तो वो साफ पड़ सकती थी। सुनाई नहीं दी तुम्हें? मैंने तुमसे क्या कहा?
मैंने कहा दफ़ा हो जाओ इस कमरे से अभी और इसी वक्त, मुझे ज़ावर से बेहद ज़रूरी बात करनी है। वो फिर से अपने साबका अंदाज़ में बोली। ये तुम किस अंदाज़ में बात कर रही हो इससे? ज़ुबारी, ये क्या तरीका है बात करने का, बल्कि किसी के कमरे में आने का? क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि अब ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, और अगर ये सिर्फ मेरा भी होता तब भी तुम्हें बिना इजाज़त अंदर आने की इजाज़त तो मैं हरगिज़ ना देता। लेकिन अब ये कमरा मेरी बीवी का भी है और इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। तुम्हें इस तरह अंदर आने की इजाज़त किसने दी? क्या तुम्हें इतना सेंस नहीं कि एक नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में इस तरह मुँह उठाकर नहीं आया जाता? तहज़ीब तरबियत बिल्कुल भूल गई हो कि तुम? और ये क्या तरीका था किसी से बात करने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मेरे ही कमरे से निकल जाने का कहने की? वो बेहद गुस्से से ब्लैंकेट एक तरफ फेंकते इसके रूबरू आ रुका, जबकि सहरविश इसके चौड़े कंधों के पीछे छुप गई थी। वो खुद को ज़ावर के सामने बहुत बहादुर शो कर रही थी, लेकिन ज़ुबारिया के सामने इसने महसूस कर लिया था कि वो इतनी बहादुर भी नहीं है। जिस तरह वो बेखौफ होकर ज़ावर को जवाब देती थी, शायद ज़ुबारिया को नहीं दे सकती थी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसे कमरे से निकालो। वो इसे बेहद गुस्से से देखते हुए ज़ावर से कहने लगी। एक पल के लिए तो इसे यकीन ना है कि इस लड़की के लिए इसका ज़ावर इसकी बेइज्जती कर रहा था, लेकिन जो भी था फ़िलहाल वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। इसे सिर्फ़ और सिर्फ ज़ावर से बात करनी थी। इसे बताना था कि वो इससे मोहब्बत करती है और वो हमेशा इसके साथ रहना चाहती है। इसने जो गलती की वो इसके लिए इसे माफ़ी मांग लेगी, लेकिन वो अपनी जगह पर किसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक देकर इसके कमरे से बाहर दफ़ा करे। लेकिन वो तो इसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। वो तो इसका साथ दे रहा था ज़ुबारिया के बजाय वो इसका मुहाफ़िज़ बन रहा था, और ज़ुबारिया की बात कभी भी गवारा नहीं थी। वो अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए कभी भी नहीं देख सकती थी। इसे हर हाल में ज़ावर वापस चाहिए था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन ज़ावर का अंदाज़े से खौफ में मुब्तला कर रहा था। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। अभी के अभी दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। वो इसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कह रहा था। इसका अंदाज़ बहुत तहीन अमेज़ था। ज़ुबारी को लगा कि वो सिर्फ सहरविश के सामने से जलील कर रहा है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो जब भी जज्बाती मूड में होती इसे आप कहकर पुकारती थी, जबकि रोमांटिक मूड में वो अक्सर इसे तुम कहा करती। इसका यह अंदाज़ इसे कभी भी समझ में नहीं आया था, लेकिन इसने कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया था। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी ज़िंदगी में सिवाय मेरी बीवी के किसी की कोई जगह नहीं। तुम मेरे कमरे से बाहर जा सकती हो, मैं मज़ीद कोई बहस नहीं करना चाहता। ज़ावर ने इसे एक बार फिर से बाहर का रास्ता दिखा। और ज़ावर, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इसके गिरते आंसू देखकर सहरविश का हाथ बेसाख्ता ही ज़ावर के कंधे पर आ गया। इसने एक नज़र मुड़कर इसे देखा। इसकी आंखों के इल्तिजा वो पड़ चुका था, मतलब वो भी चाहती है कि वो इससे बात करे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अभी के अभी सहरविश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से तुमने बिना इजाज़त कमरे में आकर और फिर से इस दर्जा बदतमीज़ी से बात की, वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। ये बहुत ही गलत और घटिया हरकत है। तुम्हें अपनी इस हरकत के लिए सहरविश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और मैं जानता हूँ इस बात की इजाज़त तुम्हें तुम्हारी नाक कभी भी नहीं देगी। तो बेहतर है कि इस कमरे से चली जाओ। जब तुम्हारा दिल मेरी बीवी से माफ़ी मांगने के लिए राज़ी हो जाए तब आ जाना मुझसे बात करने के लिए। मैं भी तुमसे बात करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, लेकिन तब तक मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता जब तक तुम मेरी बीवी से अपनी की गई गलतियों की माफ़ी नहीं मांगती। वो फैसला सुनाकर एक बार फिर से दरवाजे की जानिब इशारा कर चुका था, मतलब साफ था कि वो इसे अपने कमरे से निकल जाने के लिए कह रहा था। वो कितनी देर से घूरती रही, फिर सर झटक कर कमरे से निकल गई। वो किसी भी कंडीशन में इस लड़की के सामने झुकने को तैयार नहीं थी, जिसे वो अपने पैर की जूती के बराबर भी नहीं समझती थी। इसके जाने के बाद ज़ावर ने एक नज़र अपने पीछे खड़ी इस लड़की को देखा। ये परफ्यूम चेंज करो तुम। वो बस इतना ही बोला, फिर कंधे उचकाकर फ्रेश होने चला गया। ज़ावर ने ज़ुबारिया के सामने से अहमियत दी थी। ज़ुबारिया पर इस बात को जाहिर किया था कि वो नहीं बल्कि इसकी बीवी इसके लिए अहमियत रखती है, इसके लिए मायने रखती है। वो बेड पर बैठी इसकी बातों को सोच रही थी, जबकि लबों के किनारे पर एक मीठी सी मुस्कान ने जगह बनाई थी। कुछ तो होने लगा था। अच्छा जी, आज ज़ावर बहुत जल्दी घर आ गया था और वो नीचे बैठा ताहू से खेल रहा था। साथ साथ टीवी पर कोई न्यूज़ चल रही थी। इसका सारा ध्यान दोनों तरफ था, क्योंकि थोड़ी देर पहले किंजिश ने कहा था कि अगर आप मसरूफ़ हैं तो मैं ताहू को अपने साथ ले जाती हूँ, जिस पर इसे लाड करता ताहू बड़े मज़े से इसकी गोद में लेटा हुआ था। इसका दिल नहीं चाहा कि वो इसके साथ भेजे, और वो वैसे ही सारा दिन इसके साथ रहता था। वो कितना ख्याल रखती थी इसका, और इस वक्त तो वो काफ़ी मसरूफ़ लग रही थी। न जाने आज डिनर में क्या स्पेशल बन रहा था जिसका वो इतने ज़ोर शोर से तैयारी में लगी हुई थी। इसने कह दिया कि तुम जाओ अपना काम करो, ताहू यहीं रहेगा मेरे पास। वो इससे ये फ़ायदा लेकर गई थी कि वो इसे अपनी मुँह से नीचे बोएगा, जिस पर आकर वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। अब वो ताहू के साथ शरारतें करता टीवी पर न्यूज़ सुनने में मसरूफ़ था, जब इसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। मोबाइल पर जगमगाते नाम को देखा तो इसके माथे पर लकीर वाज़ेह होने लगी। इसने फ़ौरन ताहू को सीधा करके मोबाइल पर आने वाली कॉल को काट दिया। वो उसके मुँह नहीं लगना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा इसका नामो निशान भी नहीं चाहता था, इसलिए बिना सोचे समझे इसने फ़ोन काट दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद इसका फ़ोन फिर से बजने लगा। इसने गुस्से से रिमोट से टीवी का वॉल्यूम तेज़ किया और मोबाइल पर आने वाली कॉल काट कर इग्नोर कर दिया था, जब किंजिश किचन से निकली। अरे कहाँ खोए हैं आप? आपका मोबाइल कब से बज रहा है? उठाएं, यकीनन किसी ने बहुत ज़रूरी बात करनी होगी, तभी तो बार बार फ़ोन कर रहा है। जो इंसान हमारे सामने नहीं होता, अगर इसे रब्ता मुमकिन हो तो फ़ोन उठा लेना चाहिए। हो सकता है वो किसी बड़ी मुसीबत में उसने ताई की बात दोहराई थी।
नहीं, असल में बहुत ही फजूल सी कॉल है, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बार बार आ रही है। तुम ऐसा करो कि फ़ोन उठाकर कह दो कि मेरा फैमिली टाइम है, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ, तो इस वक्त मुझे फ़ोन ना किया जाए। वो अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला जहाँ पर अब तक कॉल आ रही थी। यकीनन दूसरी तरफ कोई लड़की थी, वरना वो इसे फ़ोन तो कभी भी नहीं देता। इसने आगे बढ़ते हुए इसके हाथ से मोबाइल फ़ोन लेकर फ़ोन कान से लगा। अस्सलाम वालेकुम। इसने ये जाने बिना कि दूसरी तरफ कौन हो सकता है सलाम किया। कौन हो तुम, दावर को फ़ोन दो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। इसका सलाम का जवाब देना यकीनन ज़रूरी नहीं समझा गया था। ये शायद वो मुसलमान नहीं थी, वो मसरूफ़ है इस वक्त अपनी बीवी बच्चों के साथ। आप प्लीज़ बाद में फ़ोन कर लीजिएगा, इस वक्त इन्हें डिस्टर्ब मत करें। इसने ज़्यादा देर बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसे फ़ौरन ही दावर से बात दोहरा दी। क्या फजूल बात कर रही हो, फ़ोन दो इन्हें, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, इसने बेहद गुस्से से कहा। तो इसने दावर को देखा। स्पीकर से बाहर आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसे दावर ने बहुत गौर से सुना था। डार्लिंग, फ़ोन बंद करो और यहाँ देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आने को बेचैन है। इसका बाप भी तुम्हारे पास आना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें अपना बेटा संभालो। खैर, इसके बाप को रात को संभालना। वो बड़े शरारती अंदाज में फ़ोन इसके कान से उतार कर अपने कान में लगाता जाते जाते इसके कानों की लो तक सुर्ख कर गया, जबकि दूसरी तरफ मौजूद हस्ती पर यकीनन क़यामत टूटती थी। वो इस तरह के इंतहाई बेबाक बात किसी और को सुनाने के लिए तो नहीं कह सकता था। कौन हो सकता था फ़ोन पर। दूसरी तरफ वो ताहू को अपनी बाहों में उठाती वापस किचन की तरफ चली गई, जबकि दिमाग में इसका पुरशौक लहजा और बेबाक अंदाज घूम रहा था। हेलो, कौन बात कर रहा है? सॉरी, आपका नंबर सेव नहीं है मेरे मोबाइल में। वो अनजान लहजे में फ़ोन कान से लगाए बात कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ यकीनन जायशा पर दूसरी बार क़यामत टूटी थी। कहाँ वो इसके लड़ाई झगड़े पर भी आगे से ये सोचकर खामोश हो जाता कि इससे लड़कर जायशा को खुशी होती है, और कहाँ ये इंसान सिरे से बदला हुआ था जिसे इससे जानता ही ना है। मुझे नहीं पहचानते, मेरी आवाज़ तो पहचान ही चुके होंगे आप। दूसरी तरफ से नाराज़गी से भरपूर आवाज़ आई थी। जायशा, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? इतनी बड़ी ड्रामा स्टार मुझे फ़ोन करिए, एक आम से आदमी को जिसके 70,000 के तनख्वाह में इसका गुजारा नहीं, जिसका छोटा सा घर इसके लिए डब्बा है। आपको कैसे याद आ गई मेरी? हाँ हाँ, अब समझा मैं, तुमने तलाक की बात करने के लिए फ़ोन किया। अगर मैं खुद भी बहुत जल्द तुमसे इस सिलसिले में रब्ता करना चाहता था, तो बताओ कि कब तक तलाक चाहिए तुम्हें? अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही पेपर तैयार करवा देता हूँ, मैं साइन कर दूँगा, ये तुम्हारी मर्ज़ी, तुम बेशक ज़ुबानी ले लो, मुझे किसी पर भी कोई तरीके पर भी कोई एतराज़ नहीं। आप कैसी बातें करें, मैं क्यों आपसे तलाक लूँगी? क्या हो गया आपको? आपको क्या लगता है कि मैं आपको भूल कर आगे बढ़ जाऊँगी? मेरी कामयाबी भी आपके बिना अधूरी है। मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ चाहिए। आप जानते हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तलाक कैसे लूँगी? जायशा, ये बताओ, तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी बीवी और मेरा बच्चा अंदर मेरा इंतज़ार करे। इसने गरजदार आवाज़ में कहते हुए इसकी बात काट दी। आपकी बीवी मैं हूँ और बच्चा मेरा और आपका है। कोई दूसरी औरत आकर इसकी माँ नहीं बन सकती, और ना ही कोई दूसरी औरत आपकी बीवी बन सकती है, और ना ही मैं किसी दूसरी औरत को आपकी बीवी बनने दूँगी। वल्ला रे, खुशफहमियाँ जायशा दियाँ। मेरे ड्रामे की शूटिंग ख़त्म होगी, मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए आऊँगी, और जब तक मेरे दूसरे ड्रामे की शूटिंग शुरू नहीं हो जाती, मैं वहीं रहूँगी आपके पास। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं। फजूल बात बंद करो जायशा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्यों वापस आना चाहती हो मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोलने के लिए? मैं बहुत खुश हूँ और तुम जहाँ हो वहाँ खुश रहो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे और ना मेरे बच्चे को। और जिस बच्चे को तुम अपना बच्चा कह रही हो ना, इसका नाम भी पता है तुम्हें? वो दूसरी औरत मेरे बच्चे की पहली माँ है, जिसके खिलाफ मैं एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है तुम्हारी, तो पहले भी कहा था कि अब भी कहता हूँ, तलाक किस तरह से लेना पसंद करोगी? यहाँ आने की गलती मत करना, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ खुश रहो। तुम्हारी खुशियों में रुकावट बनने वाला, तुम्हारे ख्वाबों को तोड़ने वाला बहुत दूर छूट चुका है। बेहतर है कि अब आगे बढ़ो, वापस पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुम वो सब कुछ हासिल कर पाओ जो तुम्हारी तमन्ना है। बस वापस मत आना। तुम्हारे साथ ज़िंदगी के 6 साल समझौते में गुजार दिए, लेकिन ज़िंदगी क्या है ये इन 6 हफ्तों में समझाओ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कहीं कोई गुंजाइश नहीं निकलती जायशा। अब तुम मुझे तभी फ़ोन करना जब तलाक का मुतालबा करोगे। अल्लाह हाफिज़। वो फ़ोन रख चुका था, जबकि इसके कानों में जैसे इसके अल्फाज महफूज हो चुके थे। इसकी सारी खुशफहमी दम तोड़ चुकी थी। वो दूसरी औरत इसके दिल में वो मुकाम हासिल कर चुकी थी जो वो पहली होकर हासिल ना कर पाई। वो इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत थी जिसके बच्चे की माँ थी, और इसकी जगह कोई और ले चुकी थी। इसे अपने आगे पीछे हर चीज़ वीरान होती महसूस हुई। इसकी कामयाबी, इसके ख्वाब सब स्याह हो गए थे। कामयाबी की पहले ही ड्रामे च फ्लॉप हो गया है जना इन्हें जायशा बीबी ने। नाले बड़ी देर ना ख्याल आया बीवी ते बच्चे, सॉरी बीवी कह रही हूँ, बंदे ते बच्चे का चवल जी ना होवे थे। ब्यूटिशियन इसे तैयार करने के लिए आई हुई थी। खूबसूरत तो पहले ही बला की थी, लेकिन ब्यूटिशियन के माहिर हाथ लगते वो बेइंतहा हसीन हो जाती थी। इस बात का अंदाज़ा इसने कल लगाया था। कल तो वो खुद इसे पार्लर से लेकर आया था, लेकिन आज पार्लर वाली को घर पर ही बुला लिया था। इसने खुद कोई तैयारी नहीं की थी, बस सफ़ेद रंग का शलवार सूट पहन लिया था, और इसका कहना था कि वो है ही बाकमाल, सादगी में भी क़यामत ठाएगा। वल्ला रे, खुशफहमियाँ। बंदा कुत्ता पाल ले, खुशफहमी ना पाले। और इसकी बात सुनने के बाद सहरविश ने बस सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया था। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी ज़ात को पसंद करने वाला इंसान था, खुद पसंद बंदा। आज सुबह सबके साथ खाना खाते हुए इसने ये भी कह दिया था कि अल्लाह की बनाई हर चीज़ खूबसूरत है, लेकिन ज़ावर हैदी का कोई जवाब नहीं।
और फिर अल्लाह ने इसके लिए जोड़ भी बेहतरीन ढूंढा है। इसमें कहीं ना कहीं इसने सहरविश को भी खूबसूरत कहा था, लेकिन वो डायरेक्ट इसे खूबसूरत भी तो कह सकता था, इसे सिर्फ अपनी तारीफ़ की थी। आज जावर दे विच ना वो जो औरतों वाली नहीं हिस के अपनी वो तारीफ़ें करना, जो कुछ औरतों में होती है, सब में नहीं होती लेडीज़, तो कुछ भी होती है ना वो अपनी तारीफ़ें करना और अपनी खूबसूरती के सामने किसी को समझना नहीं, और वो बेशक पल्ले उनके टगे का कुछ ना हो, सीरत सूरत होए ना, सिर्फ सूरत ही होवे, ते न वो अपने आप को समझती है कि जैसे हम बड़ी परफेक्ट है, हमारे में अंदर कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी औरतों को भी वो कहते नहीं है कि जहल के साथ आपको बहस नहीं करनी चाहिए, उसको कहना अस्सलाम वालेकुम। तो ये वही साहब है। ते जावर साहब दे अंदर भी ना कोई ना एक औरत हलूल कर गई है। खैर पढ़ते हैं दावर भाई। अब अगर जावर कह रहा है कि वो खूबसूरत है, बाकमाल है, तो मानो सारे है वो। जबकि ताई अम्मी तो इसकी बात पर वारिसत के जा रही थी। इनकी खुशी की तो मानो कोई इंतहा ही नहीं थी। कल तक इनका बेटा शादी के लिए राज़ी नहीं था और आज इनकी मर्ज़ी की बहू के साथ इतना खुश था। इसने कहा था कोई से तंग ना करे, वो थोड़ी देर आराम करना चाहता। थोड़ी देर के चक्कर में वो सुबह से सोया शाम को जागा था। वैसे ना जावर साहब तो खूब नींदा पूरियाँ कर रहे, तेरियाँ नींदा तो दावर हराम करेगा, तो फिक्र ना कर। और अब कमरे से बाहर निकला कि ब्यूटिशियन इसे तैयार कर सके, लेकिन अभी ब्यूटिशियन इसे तैयार करना शुरू ही कर रही थी कि वो वापस आ गया। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ अपना ज़रूरी सामान उठाना था। वो अलमारी के करीब जाते हुए ना जाने क्या निकाल रहा था। ब्यूटिशियन ने मुस्कुराकर इसकी माजरत को कबूल किया, जबकि वो मुसलसल अपने काम में ही लगी रही थी। थोड़ी देर के बाद वो अपना सामान उठाकर इसके पास ही खड़ा इसे देख रहा था। आप फिक्र ना करें, मैं आपके दुल्हन को बहुत खूबसूरत बना दूंगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। ये ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये काम अल्लाह ताला पहले ही कर चुके हैं। आप तो दुल्हन बनाएं, और डार्लिंग बहुत ज़्यादा खुशबू वाली कोई चीज़ मत इस्तेमाल करना। और आप भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वो क्या है ना कि मुझे तेज़ खुशबू से एलर्जी हो रही थी, और फिर दूल्हा भी हमारा अच्छा तो नहीं लगेगा ना। वो अब भी मुस्कुराते हुए बोल रहा था। ब्यूटिशियन ने इसकी बात को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया था। कल वो बहुत सी परफ्यूम और मेकअप को यूज़ कर चुकी थी, जो नहाने के बाद भी सहरविश के वजूद से अलग ना हुई थी। वो अब तक किसी खुशबू में नहाई भी थी। यकीनन वो यही करने के लिए इसे मना कर रहा होगा। आप फिक्र न करें, मैं खास ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ब्यूटिशियन इसे देखते हुए बोली, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर कमरे से निकल गया। मैम, आज भी कल की तरह हिजाब पहनेंगी या आज आप बगैर हिजाब के दुपट्टा लेंगी? अगर दुपट्टा लेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी, मैं आपके बहुत खूबसूरती से हेयर स्टाइल बना दूंगी। ब्यूटिशियन इसे देखते हुए फिर से इससे सवाल किया, जिस पर इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। जब इसे दुल्हन बनाया गया था तब जोया और ज़ुबारिया ने बहुत कोशिश की थी कि वो इसका हिजाब उतारने पर मनाने की में कामयाब हो जाए, लेकिन इसने इनकी कोई बात नहीं मानी। इसे हरगिज़ कबूल ना था कि वो अपना हिजाब दुल्हन के रूप में भी उतारे। और अब भी इसकी पसंद के मुताबिक इसकी पप्पो इसके लिए वलीमे की ड्रेस के साथ भी खूबसूरत सा स्टाइलिश हिजाब लेकर आई थी। ये सिर्फ दुल्हनों के लिए बनाया गया था। ब्यूटिशियन इसकी बात को समझ गई थी। जब मज़ीद कोई भी सवाल किए बिना वो सुकून से अपना काम करती रही। वो आहिस्ता आहिस्ता ताहू को थपक रही थी, जबकि वो फीडर मुंह में डाले अपनी आंखें कभी बंद कर रहा था, कभी खोल रहा था। यकीनन वो आधी नींद में जा चुका था। दावर पास ही बैठा अपने लैपटॉप पर कोई फाइल चेक कर रहा था। दिन में वो जिस लड़की की कॉल आई थी वो कौन थी? आपने बाद में बताया नहीं मुझे, और आपने मुझसे इसकी बात क्यों करवाई थी? इसमें इतनी इतनी हिम्मत न थी कि वो इससे ये पूछना चाहती थी कि इसने इससे इतनी बेबाक बात क्यों की थी, लेकिन वो जानना चाहती थी कि इसका फ़ोन तक इसने अपनी ज़ुबान पर बिल्कुल भी काबुल न रखा। जायशा का फ़ोन था, इसने नॉर्मल से अंदाज में बताया, और एक बार फिर से अपनी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलाने लगा। जायशा कौन है? क्या मैं इसे जानती हूँ? अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए पूछने लगी। अगर नहीं भी जानती तो आगे बहुत अच्छे से तरीके से जान जाओगी। सौतन है तुम्हारी, मेरा मतलब है मेरी पहली बीवी। इसने बड़े रिलैक्स अंदाज में इसके सर पर धमाका करते हुए बताया। मतलब इसकी बात इसकी सौतन से करवा रहा था, और वो कितने आराम से इससे बात कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ से इसे जवाब बहुत ही गुस्से से दिया गया, जिसका मतलब वो अब समझ में आया था। इन्होंने फ़ोन क्यों किया था आपको? वो जो ताहू के साथ सोने का इरादा रखती थी उठकर बैठ गई। इसके अंदर अंदाज में परेशानी थी, ना जाने वो किस बात को लेकर परेशान हुई थी। फजूल बातें करने के लिए दिमाग ख़राब कर दिया था इस औरत ने। खैर तुम छोड़ो, सो जाओ, मैं ये काम ख़त्म करके ही लाइट ऑफ करता हूँ। लेकिन तुम्हें तो लाइट में भी नींद आ जाती है ना, तो फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो अब भी इसके परेशान होने की वजह ना समझ पाया। मैं सो जाऊँगी दावर, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने आपको फ़ोन क्यों किया था? अगर उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या उन्होंने आपसे ताहू के बारे में कोई बात की? मेरा मतलब है ताहू वो तुम्हारे बेटे के बारे में कोई बात क्यों करेगी? इसने जानबूझकर तुम्हारा बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो चाहता था कोई ताहू के हवाले से इसके बाद में कभी किसी तरह की कोई बात ना आए। वो जिस तरह इसके सामने आंखों में आंखें डालकर कहती थी कि वो ताहू की माँ है, इसी तरह जायशा के सामने भी कहे। नहीं, वो तायाबू आए थे ना कुछ दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि आपकी पहली बीवी ताहू के लिए अगर कोर्ट में केस करती है तो वो ताहू को हमसे दूर कर देंगे और इन्हें दे देंगे। तो मैं ये पूछ रही थी कि उन्होंने इस बारे में कोई बात तो नहीं की ना? वो आप पर केस करेंगी या वो फिर आपसे अपने बच्चे का मुतालबा करेंगी? क्योंकि तायाबू बता रहे थे कि वो ऐसा कर सकती हैं। चेहरे पर बेहद परेशानी लिए वो इससे पूछ रही थी।
और वो इसके डर को समझ ही नहीं पा रहा था। अब इसकी बात को समझकर आहिस्ता से लैपटॉप रखकर इसे अपने पास आने के लिए कहा। वो जो परेशान से देख रही थी फ़ौरन ताहू को दूसरी साइड करती इसके पास आई थी। दावा ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने करीब करते हुए अपने सीने में भेज लिया। ताहू तुम्हारा बेटा, सिर्फ तुम्हारा, मुझसे भी ज़्यादा वो तुम्हारा बेटा है। इस दुनिया की कोई ताकत इसे तुमसे नहीं छीन सकती। मैं खुद एक सरकारी मुलाजिम हूँ। अगर ऐसा किसी भी तरह का कोई भी मसला हुआ तो मैं खुद इसे हल करूँगा। तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने ताहू का ख्याल रखो और ताहू के बाप का भी थोड़ी सी नज़र करम मुझ पर भी कर दिया करो। मैं क्या सुतेला हूँ तुम्हारा? वो इसे अपने सीने से लगाए इसे इस सब बातों से बहुत दूर ले जाना चाहता था। वो इसकी टेंशन ख़त्म करना चाहता था। वो इसके डर को अपने सीने में छुपा लेना चाहता था। इस वक्त वो एडवोकेट सफ्तर के केस पर काम कर रहा था और फिलहाल अपना दिमाग किसी और तरफ लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था किंजिश को इस चीज़ का यकीन दिलाना कि कोई भी इसके ताहू को इससे अलग नहीं कर सकता। इसलिए वो फ़िलहाल अपना केस नज़रअंदाज किए इसे बेफिक्र करने में मसरूफ़ था। लेकिन वो इसके चेहरे से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसने सोच लिया था कि फ़ारूक साहब को मना करेगा वो कानून की नुक्ता पेच इसे न बताया जाए। इन सब चीज़ों से इसका कोई वास्ता नहीं था। ये सारे मसले वो खुद हल कर सकता है। वो इन सब चीज़ों की टेंशन लेती थी जो कि बहुत गलत था। यही वजह थी कि वो इसे इस डर से निकालना चाहता था जबकि वो इसकी बाहों से निकलने को बेचैन हो रही थी। छोड़ें, ताहू जाग जाएगा। इसने आखिरकार बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली थी। जाग ही ना जाए तुम्हारा बेटा। वैसे तुम्हें इससे इतना प्यार नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा बच्चा है। जब भी तुम मुसीबत में होती है तुम्हें छोड़कर सो जाता है। अब देखो ना इस वक्त तुम कितनी बड़ी मुसीबत में और वो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है। वो इसे अपनी बाहों से आज़ाद करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था और साथ ही साथ इसे इसकी बेटे की बेवफाई भी याद करवा रहा था। जी नहीं, मेरा बेटा बहुत प्यारा है। बस इसे थोड़ा सा बड़ा होने दे, फिर देखिएगा आपको छोड़ेगा नहीं वो। वो अपने बेटे का दफा करते हुए इसकी पनाहों से अपने आप छुड़ाने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। यार छोड़ दूंगा, इतने नखरे दिखा रही हो। वो इसका चेहरा ऊपर करते इसके माथे को लबों से छूता इसके होंठों पर अपने होंठ रख चुका था। जबकि किंजिश इसकी कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में जकड़े कुर्बत के इन लम्हात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन न जाने क्या बात थी कि वो लम्हात को ख़त्म ही नहीं करना चाहता था। इसे अपने बेहद करीब करते हुए एक बार फिर से इसके होंठों को बख्शता इसे अपने सीने में छुपा चुका था। आज से ताहू इस तरफ सोएगा और तुम इस तरफ मेरे पास, वो फैसला सुनाते हुए बोला। नहीं नहीं, वो करवट लेता है, बेड से नीचे भी तो गिर सकता है। इसने फ़ौरन इनकार किया। तो तकिया क्या मेरे मुंह पर रखकर मेरा कत्ल करने के लिए रखे हुए? साइड पर लगा दो, इसके नहीं गिरेगा। वैसे भी अब वो बड़ा हो रहा है ना, इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए। इसलिए आज से तुम इस तरफ मेरे पास सोया करोगी और हम ताहू को स्पेस देंगे। वो अब तक इसे यूं ही अपने बाजू में कैद किए हुए था। इसने नोट किया था कि वो इसके छूने पर पहले की तरह कांपती नहीं थी। शायद वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी कुर्बत की आदी होती जा रही थी। लेकिन हमें इसे इतनी जगह देनी चाहिए ना जितनी इसके लिए ठीक रहेगी। वो थोड़ी सी जगह लेता है और बेड तो बहुत बड़ा है, तो हम दूर दूर होकर भी तो सो सकते हैं। वो इससे अलग होते हुए फासला बना रही थी जब अचानक दावर ने इसे खींच कर अपने करीब कर लिया। हमें ताहू को कम से कम इतनी जगह देनी है कि ताहू के साथ साथ इसके बहन या भाई भी इस जगह पर सो सके। वो उसके कान में से गोशीनुमा आवाज़ में कहता है इसके कानों की लोक अपने लबों में दबा गया। नहीं अभी नहीं, अभी तो वो बहुत छोटा है। इसके बहन भाई अभी नहीं आ सकते। इसकी बात को समझते हुए नज़र झुकाए बोली। हाँ ये तो मानने वाली बात है। अभी तो ताहू भी बहुत छोटा है और ताहू की मामा भी। लेकिन ताहू के बाबा तो अपना पार्टनर चाहिए, तो इसका हल कब तक निकलेगा? वो इसे बेड पर लेटाते हुए इसके ऊपर झुकता हुआ इससे सवाल कर रहा था। जब तक ताहू बड़ा हो जाएगा, वो नज़र झुकाए शर्माते हुए बोली। लेकिन ताहू के बाबा इतना इंतज़ार तो नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि ताहू की मामा इस मसले का कोई मुनासिब हल निकाले। वो उसे देखते हुए इसका माथा चूमता लाइट ऑफ कर चुका था। अब बाकी काम वो बाद में करने का इरादा रखता था। इसने आहिस्ता से इसके नाजुक सरापे को अपने बाहों में भरा। इसे अपने बेहद करीब करके वो इसे सीने से लगाता आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। जल्दी हल निकालो ताहू की मामा, वरना अगर ताहू के बाबा ने हल निकाला तो तुम्हारी ये नाजुक सी जान मुश्किल में आ जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके कान में अपनी मोहब्बत की सरगोशियाँ कर रहा था जबकि वो अपने सर इसके सीने में छुपाए इसकी बातों पर कभी तो शर्मा जाती तो कभी खामोशी से इसकी बातें सुनती रहती। लेकिन वो जायशा की कॉल की परेशानी से निकल आई थी। दावा ने काट ही दिता टेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ किंजिश ने। वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ था। ज़ुबारिया वलीमे की तकरीब में शामिल नहीं थी क्योंकि जितनी बेइज्जती ज़ावर ने सुबह इसकी की थी इसके बाद शायद वो इसके सामने आती। बड़ी ढीठा ने फिर आई ना बेइज्जती प्रूफ ज़ुबारिया। जबकि ज़ोया बहुत खुश थी। इसकी बहुत सारी दोस्त इसके भाई की शादी में आई हुई थी। इसने सबको बहुत खुशी से अपनी भाभी से मिलवा और सबको यही कहा कि ये भाभी इसकी पसंद से आई है और वो इसी की बदौलत आई है क्योंकि इसने बहुत सारी दुआएं मांग मांग कर इसे अपनी भाभी बनाया और ये सच भी था। जब भी ज़ुबारिया से डांटती थी या फिर इसे इग्नोर करती थी वो तो यही दुआ मांगती थी कि सहरविश इसकी भाभी बन जा, और अब इसकी दुआएं रंग ले आई थी। इसकी सारी दोस्त भी इसकी उम्र की प्यारी प्यारी लड़कियां थी जो इसकी हर बात पर यकीन भी कर रही थी। वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वो सब लोग ज़ुबारिया से भी पहले मिल चुकी थी और वो जानती थी कि इसके भाई की मंगनी ज़ुबारिया के साथ हुई है। तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल भी आ जाता था, कोई और लड़की ज़ावर की दुल्हन के रूप में कैसे आ गई थी? और इन सब सवालों के जवाब ज़ावर के पास था इसकी पसंद। इसने सबसे यही कहा कि इसने अपनी पसंद से सहरविश को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और ये सरासर इसका अपना ज़ाती फैसला। ज़ुबारिया के साथ मंगनी ख़त्म कर चुका वो।
थोड़ी देर के बाद इसे कमरे में ले जाने के लिए कहा कि जब जावर इसके कान के करीब झुका था, ड्रेस चेंज मत करना, मैं आकर तुम्हें देखूंगा। इस सारे रश में तुम्हें ठीक से देख नहीं सका। और इसके बाद वो बात सुनकर वो कमरे में आ गई थी। इसे जावर का अंदाज समझ नहीं आ रहा था। वो पहले इससे शादी के लिए तैयार नहीं था और अब कैसे इसे इतने रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। क्या वो सारी बातों को भुला चुका था? क्या इसने अपनी इस शादी को कबूल कर लिया था? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता था? सैरविश ना इज्जत नहीं रहा सारी जे मुंडा सही सैट होया होया ना सही तरह रह रहा तो तद भी पच नहीं रही है, कबूल नहीं है चीज़। वो इस ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था और ना ही इस रिश्ते को निभाना चाहता था। फिर इसके जहन में क्या चल रहा था? वो इसके लिए जुबारिया को बातें सुना रहा था, सबके सामने इसकी इज्जत रख रहा था। वो इतना अच्छा नहीं था जितना वो बन रहा था। आय हाय यार, ये टेढ़ा हो गया। न जाने इसके दिमाग में क्या था, लेकिन एक बार वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कोई इसे पसंद नहीं करता और ना ही वो इस जैसी लड़की से कभी शादी करना चाहता था। तो फिर क्या वजह हो सकती थी इस बदलाव की? क्या वो समझौता गया था? अगर हाँ, तो वो उसकी सारी ज़िंदगी समझौते की ज़िंदगी गुजार सकती थी। इसके पास फैसले का हक ही कहाँ था? पहले राहील और अब जावर। इसने तो अपनी ज़िंदगी खामोशी से ही गुजारनी थी, लेकिन वो अपने साथी को इस रिश्ते को घसीटने पर क्यों मजबूर करती? नहीं, वो ऐसा कोई हक नहीं रखती थी। इसने सोच लिया था कि वो आज जावर से इस बारे में बात करेगी। हाँ, वो सारी ज़िंदगी इस शख्स को अपने साथ समझौता करने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। इसने कमरे में कदम रखा तो इसे सामने बेड पर बैठी हुई नजर आई। इसके लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके बेहद पास आ गया। इसका लहंगा बेड पर फैला हुआ था, जिसे उठाकर इसने थोड़ी सी जगह बनाई और खुद वहाँ पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? वो बड़े शौक अंदाज में इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले चुका था। इसने बेहद नरमी से इसके हाथ को देखते हुए अपने लब रखे थे। इसका अंदाज इसे मजीद कन्फ्यूज करने लगा था। क्या वो ये समझौता करने पर राजी हो गया था? क्या वो सचमुच इस रिश्ते को निभाना चाहता था या सिर्फ अपने आप को एक सज़ा देना चाहता था? वो किसी की ज़िंदगी में इसकी मर्ज़ी के बिना शामिल नहीं हो सकती थी। इसका अंदाज़ बिल्कुल नॉर्मल था, शायद वैसा ही जैसे एक दूल्हे का होना चाहिए, लेकिन वो इन सब चीज़ों को कबूल नहीं कर पा रही थी। इसने आहिस्ता से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाल लिया, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहा था। इसके इस तरह हाथ छुड़ाने पर भी वो कुछ भी नहीं बोला, जैसे इसे इस बात की कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। वो शायद इसने इसके चेहरे की संजीदगी को महसूस ही नहीं किया। तो वो तो इसकी खूबसूरत सरापे को निगाह भर के देखने में मसरूफ़ था पूरे हक से, कि इसकी निगाहों में वो दूसरी बार निगाह उठाकर इसे देख भी नहीं पाई थी। कुछ बोलो जाने मन, क्यों खामोश रहकर सितम ढा रही हो? इसने बड़ी नरमी से इसके गाल को छुआ था, जबकि इसके इस तरह से हाथ इसके चेहरे पर लगाने पर वह ज़रा सी पीछे हटी थी। मुझे आपसे बात करनी है, पहले अपनी बात सुन ले, इसने हिम्मत करके कहा। हुक्म जनाब, कहें आप क्या कहना चाहती हैं? इसने फिर से इसका हाथ थाम लिया, जबकि इसका अंदाज से मजीद डरा रहा था। वो तो सर से पैर तक बतला हुआ लग रहा था। मैं समझौते के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते और आपका बचपन से ही जुबारिया के साथ रिश्ता है। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं इस रिश्ते के आपके दिल में गुंजाइश पैदा की होगी, आप भी इसे पसंद करते होंगे। मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती का सौदा नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते और ना ही मेरी जैसी लड़की आपको पसंद हो सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर आप मुझे छोड़ना चाहें तो मैं कोई इतराज़ नहीं उठाऊँगी। मैं जानती हूँ आपकी फैमिली ने आप पर जोर देकर आपको ज़बरदस्ती इस रिश्ते पर मजबूर किया और शायद आपको अब ये रिश्ते निभाने पर भी मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आपको मजबूर होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। मैं आपको इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर नहीं करूँगी। आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दूँगी। आप पर कोई बात भी नहीं आने दूँगी, मैं सबको समझा लूँगी। आप मेरी वजह से जुबारिया को नज़रअंदाज ना करें। मोहब्बत की नज़रअंदाजी इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। प्लीज़ मेरी वजह से आप अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। मैं आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं बनना चाहती। आपने वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। मुझ जैसी लड़की से निकाह करना आपके लिए यकीनन बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन जो भी, आपको ये समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे देखती एक ही सांस में बोलती चली गई, जबकि वो मुंह खोले से सुन रहा था। वाह यार, तुम तो अच्छा खासा बोल लेती हो। खैर, इतनी लंबी बकवास सुनकर दिल तो करे एक थप्पड़ रख कर तुम्हारे मुँह पर लगाऊँ। मेरे कौन से अंदाज से तुम्हें ये लग रहा है कि मैं समझौता करूँ? लेकिन तुम्हारे चेहरे की बेजारी पर मुझे अच्छा खासा गुस्सा आ रहा है। वलीमे पर भी तुम्हारा मुंह प्लास्टिक के डब्बे की तरह बिखरा हुआ पड़ा था। अगर अल्लाह ने अच्छी शक्ल दे दी तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो। और जहाँ तक इस रिश्ते की बात है ना, तो किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे ज़बरदस्ती निकाहनामे पर साइन करवा सके। ये निकाह 100% मेरी मर्ज़ी से हुआ। और दूसरी बात, मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार हूँ, लेकिन तुम तैयार नहीं लग रही। इसलिए मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, अपना माइंड को मेकअप कर लो। कुछ ही दिनों में मैं अपनी छुट्टियाँ मंजूर करवा लूँगा और इसके बाद हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। और तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। और अगर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त ना हुआ तो मुझे दुरुस्त करना आता है। मैं दिमाग के पेच टाइट करने में बहुत माहिर हूँ। अब उठो, चेंज करके और आकर सो जाओ। मूड तो वैसे गर्क कर दिया। मैडम समझौते पर लेक्चर देने आ गई। वो अच्छे खासे बुरे मूड में शक्ल बनाए उठकर फ्रेश होने गया। वापस आया तो वो सफ़ेद रंग का ट्राउज़र पहने ऊपर बिना आस्तीन की शर्ट में वो बिस्तर पर गिरने वाले अंदाज में लेटा था। इसकी तरफ देखती सहरविश इसके अंदाज पर हैरान थी, जबकि इसको खुद को देखने पर वो नाराज़गी से मुंह फेर गया। जबकि वो अपना लहंगा संभाल कर उठती वॉशरूम में बंद हो गई थी। इसकी बातें, इसका अंदाज इसकी समझ से बाहर था, लेकिन वो इतना समझ चुकी थी कि वो इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता, इसलिए बेहतर है कि वो इस रिश्ते को निभाने के लिए खुद को तैयार करे।
और वो ख़ुद कौन सा अपने माथे पर तलाक का दाग लेकर जाना चाहती थी। अगर ये शख्स अपनी मर्ज़ी से इसके साथ रिश्ते को निभाना चाहता था तो इसमें क्या गलत था, लेकिन इसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत को छोड़ देगा। क्या वो सारी ज़िंदगी इस रिश्ते को निभाएगा, या फिर ये रिश्ता इसके लिए अनचाहा ही नहीं था ही नहीं। इसे ये समझने में कहीं ना कहीं गलती हो रही थी। ऐसा ही है सैर बीबी, तेन आस्ता आस्ता समझ आएगी। आज जो जावर दे आ ना, जावर नू कोई नहीं समझ सकता। वो बहुत कुछ प्लान करके बैठी हुई थी। इसने सोच लिया था वो जावर को हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाएगी। जावर से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन कोई लड़की जावर को इससे छीन रही थी, ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक जुबारिया बीबी नू वखरी अग दे भांबड़ मच रहे। आज तक इसने ज़िंदगी में जो चाहा इसे हासिल किया था, और जावर को वो हासिल नहीं कर पा रही थी। जावर चीज़ नहीं है, इंसान है। कोई और इसकी ज़िंदगी में आ गया था, वो इतनी आसानी से ऐसा होने नहीं दे सकती थी। इसके हाथ में तेज़ धार वाली चोरी थी, जबकि वो अपनी कलाई पर आहिस्ता आहिस्ता चला रही थी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आज इसने सहरविश की आंखों में एक अजीब सा गुरूर महसूस किया था। इसे गुरूर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। यही वजह थी कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी। अगर इसने फैसला कर ही लिया था तो हर हद पार कर जाएगी। तो ये भी इसके लिए कुछ बुरा नहीं था। उसने बड़ी आहिस्तगी से अपनी कलाई पर छुरी चलाई थी। खून की लहर तेजी से फर्श पर गिरती, फर्श को सुरख करती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता खून गिरने की रफ्तार तेज से तेज़तर होती जा रही थी, जबकि वो एक जगह काट लगाकर अब दूसरी जगह ज़रा फासले पर कट लगा रही थी। हाथ ना हो गए, कलाई ना होगी, सेब भी हो गए, जब कट ही लाई जा रही, बल्कि मौसमी हो गई। मौसमी को कट लगाते हैं ना, रहती नहीं बड़ी। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज़्यादा छीन लोगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। जो मेरा है इस पर सिर्फ मेरा हक है, और तुम्हें इस बात को कबूल करना पड़ेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कनूदगी में जाती, अभी तक अपनी ही हार को याद कर रही थी। वो सर चकराने पर बेड पर बैठ गई, और फिर वो कब बेहोश हुई इसे खुद भी पता न चला। घर में बहुत शोर मचा हुआ था। तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था। इतना शोर शराबा सुनकर सहरविश की आंख खुल गई थी, जबकि जावर भी अलर्ट होकर तेजी से स्लीपर पहनता बाहर की तरफ भागा था, जहाँ पर चाची रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर रही थी। जबकि चाचा भी बेहद परेशान थे। वो तेजी से नीचे इनके पास आया। क्या हुआ चाची, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप रो क्यों रही हैं, बताएं। मुझे सब ठीक तो है ना? इसने इनका हाथ थामते हुए प्यार से पूछा। कुछ ठीक नहीं है बेटा, जुबारी ने अपने हाथ की नस काट लिया, खून बह रहा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, वो सांस नहीं ले रही। अल्लाह के लिए इसे बचाओ, इसे बचाओ। चाची इसका हाथ थामे से जुबारी की तरफ मतवजा कर रही थी, जो बेड पर बिखरी सी हालत में पड़ी बहुत बुरी हालत में थी। वो तेजी से अंदर की तरफ लपका। जुबारिया इसे 2-3 बार इसे पुकारा, और अगले ही लम्हे से अपनी बाहों में उठाए बाहर की तरफ भागा था। वहाँ खड़ी, क्या जल्दी बाहर निकलो और कार का दरवाज़ा खोलो, इसने सहरविश को हैरान परेशान खड़े देखकर कहा, तो वो फ़ौरन ही गाड़ी की तरफ भाग गई। चाची अल्लाह सब बेहतर करेगा, आपकी तबीयत ख़राब है, आप यहीं रहें, मैं और सहरविश अस्पताल लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसे कुछ नहीं होगा, आप यकीन रखें मुझ पर। वो इन्हें प्यार से समझाता तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करता अस्पताल की तरफ निकल गया, जबकि वो पिछली सीट पर जुबारिया का सर अपनी गोद में रखे बेहद परेशान थी। हम अस्पताल जाने वाले हैं, इसने एक नज़र जुबारिया को देखकर इससे पूछा। वो जानती थी कि वो अस्पताल ही जाने वाले हैं, लेकिन शायद परेशानी में समझ नहीं पा रही थी कि इसे कौन सी बात करनी चाहिए। डार्लिंग, हम कौन सा अंदर कमरे में अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, जो तुम्हें अस्पताल जाने में मसला हो रहा है। वो उसे देखकर जलाने वाले अंदाज में बोला। इसकी बात पर इसका मुँह खुल गया। इसने कब कहा था कि वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं? यहाँ से जाते हुए कोई मसला है? लेकिन शायद वो इस बात का एहसास दिलाना चाहता था। वो इसकी खूबसूरत सी वेडिंग नाइट का बेड़ा गर्क कर चुकी है। तो जावर ने जेडे ताने मार लेने ना इनू, जो मर्जी हुई वे हुन सहरविश नहीं बच सकती जावर के तानिया को। जावर के अंदर एक पूरी औरत बैठी हुई छुप के। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब ये बंदा हर बात पर तंज के तीर चला रहा था, तो बेहतर है कि वो खामोशी रहे। वो तो इसे शर्मिंदा करके इसकी जान लेगा, बच्ची की जान ही लेके छड़नी है। वो इसकी बाहों में कैद थी। जब अजान के वक्त इसकी आंख खुली, इसने आहिस्ता से इसका हाथ पीछे किया था, जिस वक्त पर फिर से इसके गिर्द फैलाता इसकी गर्दन में मुँह छुपा गया। इसकी इंतहाई गुर्बत पर अपनी सांसें रोक गई। वो काफ़ी देर सोचती रही वो क्या करे। फिर बिलाखिर इसने इसे जगाने का फैसला किया, क्योंकि नमाज इसे भी अदा करनी थी। अगर वो इसके करीब से उठती वो खुद ही जाग जाता। बेहतर है वो खुद ही इसे जगाकर थोड़ा सा सवाब हासिल करे। ताहू के बाबा उठे, नमाज का वक्त हो गया। वो उसका हाथ ऊपर करती खुद सीधी होकर लेट गई। ताहू की मामा हर रोज़ ऐसे ही जगाया करोगी, ऐसे ही जगाया करोगी? वो इसे अपने करीब करता इसके कान में सरगोशी करने लगा। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, इसने निगाहें झुकाकर कहा, जबकि वो अपने हाथ पर इस पर से परे रखता इसे कोनी के बल लेटे देख रहा था। फिर अचानक इसके लबों पर मीठी से जिसारत करता उठकर बैठ गया, जबकि वो यूं ही आंखें बंद किए बेड पर पड़ी हुई थी। यार मेरी एक छोटी सी किस्से तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों हो जाती है? मुझे समझ में नहीं आता। एक मुझे दो ताकि पता चले कि माजरा क्या। अपने बेटे को दिन में 1000 देती हूँ, लेकिन इसकी चाइनीज़ मेरी समझ से बाहर है, तो वो मुझे बता नहीं सकता कि किस करने से कैसा महसूस होता है। तुम मुझे करो तो कुछ पता भी चले। वो इस तरह से बात कर रहा था जैसे किसी बहुत ही ज़रूरी मसले का हल निकाल रहा हो, जबकि वो उठकर बैठ के अच्छी खासी शर्मिंदा हो चुकी थी। वो इतना बेबाक कैसे हो गया था इसे समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो बहुत शरीफ इंसान समझ बैठी थी इसे।
दावर दी शराफत ते किंज बीबी तन लग जाएगी पता, आस्ता आस्ता कुछ लग गई कुछ और पता लगेगी। नमाज अदा करनी है, वो जल्दी से इसके करीब से जगह बनाती उठकर वज़ू के लिए भाग गई, जबकि वो कंधे उचका गया। इतना मुश्किल सवाल नहीं था मेरा कि लड़की भाग जाए, इसको भागने की आदत है, इसने अंदाज़ा लगाया था। दूसरी बार इसकी आंख तकरीबन 9 बजे के करीब खुली। इसे जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया। फ़ोन पर किसी तरह का कोई मैसेज नहीं था। इसने खुद ही कांस्टेबल को फ़ोन करके गाड़ी लाने के लिए कहा और खुद अपनी यूनिफॉर्म निकाल कर तैयार होने चला गया। थोड़ी देर के बाद बाहर निकला तो इसे नीचे से ताहू की चाइनीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि इसके हर सवाल को बहुत बेहतरीन अहम तरीन सवाल समझ कर जवाब भी दे रही थी। इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए वो नीचे तक आया था। जब इसे आता देख कर वो जल्दी से नाश्ता निकालने लगी। अब इसे अंदाज़ा हो चुका था वो कितने बजे जागता था और इस हिसाब से तो इसका नाश्ता तैयार कर देती थी। वो नाश्ता टेबल पर लगाने लगी, जबकि वो ताहू को अपनी गोद में लिए खेलने लगा था। हाँ, तो अपने बेटे से मेरे मसले का हल भी पूछ लेती कि किस करने से क्या फ़ील होता है। अब मैं ये एक तुमसे और अपने बेटे सवाल तुमसे और अपने बेटे दोनों से करना चाहता हूँ। ताहू तो मेरे सवाल का जवाब देने से कासिर है, तो तुम खुद तो मुझे छोटी सी किस्त दे नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें ज़रूर से ज़्यादा शर्म आती है। तो अपने बेटे की चाइनीज़ समझ कर इसी से पूछ दो मुझे, ताकि मेरी परेशानी से बाहर निकल सकूँ। मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल दी। इतनी टेंशन तो मैं किसी केस की भी नहीं लेता जितनी कि इस किस के केस की ले रहा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए, या तो तुम मुझे खुद किस करके मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं खुद ही फील कर लूँगा तुम क्या फ़ील करती हो, या तुम अपने बेटे से पूछ कर बता दो। इसे लगा था वो सुबह वाली सारी बातें भुला चुका होगा, लेकिन नहीं, वो तो अब भी वहीं पर अटका हुआ था। इसे तंग करने के बहाने तलाश कर रहा था। मुझे नहीं पता और ना ही मेरे बेटे को कुछ पता है। आप अपना नाश्ता करें और जाएं अपने काम पर। इसने घबराते हुए ताहू को इसकी गोद से निकाला और बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। ताहू बेबी, आपके पापा बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। देखो कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे थे आपकी मामा के साथ। वो सोफे पर बैठ कर टीवी ऑन कर चुकी थी और साथ ही वॉल्यूम ऊंचा करते से गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू कर दिया, ताकि इसकी आवाज़ इस तक न जाए। अब वो ताहू की बातों को खुद तक ही रखती थी। ना तो वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बातें करती थी और ना ही खुल्लम खुल्ला बात करती थी। पहले वो इसकी सारी बातें सुन लेता था, जो कि बहुत ही गलत। अगर बात इसके बारे में की जाएगी तो वो ज़रूर सुनेगा। इसलिए इसने नया तरीका तलाश किया था, टीवी की आवाज़ ऊंची करके जो मर्जी बोलते रहो। अब मम्मा का पाला से बेबी ये एप्पल खाएगा, चलो मुँह खोलो। वो इसे सोफे पर लेटती हाथ में तकिया रखती अपने गोद में रखे प्लेट से सेब काट कर ताहू को पकड़ाने लगी। ताहू इस सेब को हाथ में लेकर पहले तो मुकम्मल मुआयना कर रहा था, फिर आखिरकार घुमा घुमा कर इसको अपने मुंह में ले चुका था, जिस पर कंजिश ने खुश होते हुए इसके गाल को चूमना चाहिए था कि अचानक ही दावर का हाथ सर पर आता है और ताहू की बजाय इसने दावर के गाल पर अपने लब रख दिए। इस हफ्तात पर वो इतनी बौखला गई कि इसके हाथ से छुरी, प्लेट और सेब सब ज़मीन बोस हो चुके थे, जबकि वो उठकर खड़ी हो गई थी। रिलैक्स मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। तुम अपने बेटे को देखो, शाम तक फील करके जवाब दूंगा। खुदा हाफिज़। दरवाज़ा बंद कर लेना। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया था, जबकि किंजिश की हालत ख़राब हो रही थी। इसने एक नज़र सोफे पर लेटे अपने बेटे को देखा, जो बड़े मदद से अपने हाथ में पकड़े सेब के टुकड़े को कभी घूर रहा था, कभी मुँह में डाल रहा था। इसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़का था। वो दोनों इस वक्त अस्पताल में बैठे हुए थे, जबकि ज़ुबारिया का अंदर इलाज चल रहा था। वो बेहोश थी और खून काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो चुका था। डॉक्टर फ़ौरन ही इसको तिब्बी इमदाद में देने में मसरूफ़ हो गए थे। अल्लाह पाक ज़ुबारिया को कुछ ना हो, बिल्कुल ठीक हो जाए। वो मुसलसल दवाई मांगने में मसरूफ़ थी, जबकि वो आराम से बेफिक्र अंदाज में कुर्सी पर इसके करीब ही बैठा हुआ था। वैसे शर्त लगाना हराम है, लेकिन शर्त लगा लो, इससे कुछ नहीं होगा। बहुत ढीठ है ये लड़की, वो बहुत रिलैक्स अंदाज में बोला, जबकि पास बैठी सहरविश को झटका लगा था। कितने बेहिस इंसान हैं आप। अंदर आपकी कज़न मौत से लड़ रही है, आप बाहर ये बात कर रहे हैं। वो उसे शर्म दिलाते हुए बोली थी। कुछ भी नहीं होने वाला, इससे बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम नहीं मरने वाली। वो इतनी जल्दी से इसने किसी नजूमी को अपना हाथ दिखाया था। वो 100 साल तक जिंदा रहने वाली है। इसके हाथ में इसकी ज़िंदगी की लकीर बहुत ही लंबी है, तुम्हारे कद से भी ज़्यादा लंबी। वो यकीनन ज़ुबारी की इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन का भी मजाक बना रहा था। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, किसी नजूमी की बात में नहीं। ये बात आप याद रखें। और डॉक्टर ने कहा है कि इसका खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है, इससे कुछ भी हो सकता है। वो इसे इसकी कंडीशन का एहसास दिलाते हुए बोली, जिस पर उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं भी यही बात मानता हूँ कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। आए लग गई मेरे पाँव में। अच्छा। हाँ, मैं भी यही बात मानता हूँ कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन वो नहीं मरने वाली। और मुझे तो लगता है इसने नजूमी की बात को आजमाने के लिए हरकत की होगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है? वो हाथ का माइक बनाते इसके मुंह के पास रखते हुए बोला। वो इतनी परेशानी में इतना रिलैक्स कैसे हो सकता था? सहरविश को समझ ना आया। ज़ावर प्लीज़, सास का बेटा बोला ना डार्लिंग, बड़ी अकड़ू किस्म की फीलिंग आती है। वो आंख दबाकर शरारत से बोला। आप प्लीज़ थोड़ी देर खामोश होकर बैठ सकते हैं? इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सचमुच। अब इसकी बातों से आजिज़ आ चुकी थी। शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम्हारी लड़की। तुम अपने शौहर का हुक्म सुना रही हो, इस शौहर को जो अपनी वेडिंग नाइट पर तुम्हें वक्त दे रहा है।
तुम इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त दे रहा है, और तुम इस लहजे में बात करी हो वैसे शर्मिंदा करने के लिए भी वापस इसी मौजू को छेड़ चुका था जिससे वो दूर भागना चाहती थी। एन तू नहीं भज सकती सैरविशे, तू जिन्ना मर्जी भजेगी तेन जावर ने ताने मार मार के ख़त्म कर देना। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, इसने समझाना चाहा। डार्लिंग रात के 3:30 बज रहे हैं और इससे ज़्यादा मुनासिब वक्त हो ही नहीं सकता इन सब बातों के लिए। तो ये तो हरगिज़ मत कहो कि ये वक्त इन बातों का नहीं है। एक तो तुमने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की है, मेरी शादी की रात मेरे सारे जज्बात का कत्ल किया है। जज्बात सिर्फ तुम लड़कियों के नहीं होते, हम लड़कों के भी होते हैं। जिस तरह तुम लोग अपनी शादी को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोचते हो ना, इसी तरह हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें सरफहरिस्त हकूक़ इस्तेहकाक होता है जो तुम मुझसे छीन चुकी हो। तुमने मुझे मेरे हकूक़ नहीं वसूल करने दिए। और ज़ावर आप जो चाहे कर लें, लेकिन खुदा के लिए फ़िलहाल इन सब चीज़ों से निकल कर ज़ुबारी की कंडीशन के बारे में सोचें कि वो इधर मर रही है और आपको अपने हकूक़ की पड़ी है। एहसान करने की ज़रूरत नहीं है मुझ पर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी इजाज़त का मुंतज़िर हूँ? मैं जब चाहे अपने हकूक़ ले सकता हूँ। और बस कल मेरी छुट्टी मंजूर हो जाए तो मैं हनीमून पर लेकर जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हें बताऊँगा कि तुमने मुझसे क्या छीना है। पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबारिया ने अब अपनी कलाई एक साइड से काटी है, इसकी कोई नस नहीं कटती। और ये डॉक्टर सब मिले हुए इसके साथ, सब झूठ और ड्रामा है। नस काटने की ट्रेनिंग मैंने 3 साल पहले ली थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसे कलाई काटने से इंसान की नस कटती है और कहाँ से कलाई काटने से सिर्फ खून निकलता है। तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाह ज़ावर, बड़ी अक्ल है। यहाँ पर ये डॉक्टर महम आगे पीछे घूम रही है ना, ये इसकी दोस्त है और हमारी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और ये देखो ज़ुबारिया के मोबाइल पर आखिरी कॉल जो इसने डॉक्टर महम को की थी। बात क्या हुई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आते हुए इसका फ़ोन मैंने अपनी जेब में डाल लिया था। पुलिस वाला हूँ ना, हर चीज़ पर शक ना करूँ तो सुकून नहीं मिलता। और ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा भी है। जो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में से ज़ुबारिया के मोबाइल पर आखिरी कॉल दिखा रहा था जहाँ डॉक्टर महम लिखा था, और डॉक्टर महम वही डॉक्टर थी जो कि अंदर इसका इलाज कर रही थी। ये आपकी गलतफहमी भी तो हो सकती है कि आपने खुद ज़ुबारिया की हालत नहीं देखी, कितना ज़्यादा खून बह गया था और सांस रुक गई थी। वो इसे समझाते हुए बोली। वो किसी कीमत पर इसकी बात को कबूल करने को तैयार नहीं थी कि वो झूठ बोल रही है। यार तुम अपनी गलतफहमी को कब दूर करोगी? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है यहाँ। खैर मैं भी कौन से पत्थर से सर फोड़ रहा हूँ। तुम्हें ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब जब ज़ुबारिया तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करे तब तुम इसे जवाब दे सको। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। वो क्या है ना कि मैं तुम्हारी कज़न के दिमाग के अंदर से होकर आया हूँ। दिमाग में ये ट्रेनिंग चल रही है कि वो खुदकुशी के सारा ड्रामा करके तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। आसान अल्फाज में वो तुम्हें ये कहेगी कि इसने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया था कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं इसे शादी करूँ, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। तो इसकी बातों में आने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा करेगी। मैं इसके साथ बहुत लंबे अरसे से रह रहा हूँ, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। इसकी बातों में आने की अगर तुमने कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे आपके पास बैठना ही नहीं है। वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करके इसके करीब से उठकर सामने वाले बेंच पर बैठ गई थी। 1.5 घंटे से बोल बोल के ना मेरे गले में खराश हो गई है। पानी पीने में एक दफ़ा ही उठूँगी, मैं बार बार नहीं उठ सकती। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। थोड़ी सी रह गई एपिसोड। ज़ावर इसे घूर कर देखा, मतलब इसकी बात पर 1% भी यकीन नहीं रखती थी, जबकि इसने सबूत भी इसे दिखाया था। खैर अब वो इसकी सारी बातों को सच मानने वाली थी, लेकिन इसका फ़र्ज़ था इसे समझाना और वो अपना फ़र्ज़ निभा चुका था। अब सुबह से हर हाल में थाने पहुंचना था, क्योंकि ज़ुबारिया के लिए कम से कम अपने काम में किसी तरह की लापरवाही करने का इरादा नहीं रखता था। गुड, वेरी गुड। इसके टेबल पर छुट्टी की दरख्वास्त पड़ी थी, जबकि वो सामने खड़ा दावर के पेपर पर साइन करने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन वो तो ऐसे इसकी दरख्वास्त को पढ़ रहा था जैसे कोई टीचर पढ़ के गलतियाँ निकालता है। सर प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए। दरअसल अचानक से मेरी शादी होगी, मेरे घर वालों ने बहुत जल्दबाजी की, मेरी शादी कर दी। तो आपको तो पता ही, शादी के बाद बीवी को थोड़ा खुश रखने के लिए आगे पीछे लेकर कहीं जाना पड़ता है। फिर आपको तो पता ही होगा, आपने तो 2-2 कर रखी हैं। बीवी की डिमांड तो आप खुद बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते होंगे। इसके इस कदर सीरियस अंदाज में दरख्वास्त पढ़ने पर इसकी ज़ुबान में खुजली हुई थी, जिस पर दावर ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। 2 दिन के बाद एडवोकेट सप्तर का कोर्ट में जाने वाला है, तो जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। तो 2 दिन सब्र कर लीजिए आप, और अपनी बेगम को भी समझा दीजिए कि आपका काम काफ़ी है, तो डिमांड पूरी करें, तो डिमांड थोड़ी कम करें, क्योंकि जो भी है आप एक सरकारी मुलाजिम और आपको सरकार की मर्ज़ी से चलना होगा। बाकी अगली दफ़ा दरख्वास्त लिखते हुए बीच में इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप कोई 5वीं क्लास के बच्चे नहीं कि एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। लगता है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए। वो इसकी दरख्वास्त के नीचे लाइन मारते हुए बोला। इस वक्त इसे सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपने सीनियर के सामने नहीं बल्कि प्रोफेसर के सामने खड़ा, जो उसकी दरख्वास्त में गलतियाँ निकाल रहा है। और इसने बस गलती से लिख दिया था कि वेकेशन पर जाना चाहता है, जिसकी वजह से सैर तफरीह लिखना चाहिए था, क्योंकि ये लफ्ज़ इसने काट कर खुद लिखा था। बिल्कुल किसी टीचर की तरह इसकी दरख्वास्त वापस करते हुए दावर के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी, जैसे ये काम करके बहुत मज़ा आया था। आप 2 दिन के बाद इसे कबूल कर लेंगे या कोई और लिख कर लाऊँ? उर्दू में सर, इसने ज़्यादा ज़्यादा फिर से सवाल किया। नहीं, आप दरख्वास्त चेंज करके लाएँ, यहाँ पर उर्दू मीडियम की दरख्वास्त चलती है, ऐसी मिक्सचर खिचड़ी यहाँ नहीं चलेगी।
उसे जवाब देकर चेहरा झुका गया था, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके कमरे से निकलते हुए अपनी पेंसिल छोड़कर अपने कहके पर ज़ब्त नहीं कर पाया। आज से पहले इसने अपने किसी ऑफिसर के साथ ऐसी शरारत नहीं की थी, लेकिन न जाने कि ज़ावर की छोटी छोटी बातों पर टोकने में इसे बहुत मज़ा आ रहा था। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड के साथ। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अब बस गला बैठ गया, मज़ीद नहीं बोल सकती मैं, तो मुझे इजाज़त दें, अब मुझे नींद भी आ रही है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक दुआओं में याद रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।